नमस्ते दोस्तों। ड्रामा की स्टार्टिंग में एक लड़की सिर्फ इसलिए एक ऊंचे टावर पर चढ़ गई क्योंकि उसे ये शक था कि उसका बॉयफ्रेंड इंसान नहीं है, और फिर उसे घूरते हुए वो नीचे कूद गई। लड़के ने एक नज़र जमीन की तरफ देखा। लड़की तेजी से नीचे गिर रही थी और लड़की का अंदाजा भी गलत नहीं था। लड़के की आंखें सुनहरी लाल हो गईं और एक गार्जियन एंजल की तरह उसने लड़की को कसकर पकड़ लिया। पूरे चांद की रोशनी में दोनों आसमान से सीधे नीचे गिर रहे थे और फिर आराम से जमीन पर लैंड कर गए। असल में वो लड़का 1000 साल से मेडिटेशन कर रहा एक 9 पूंछों वाला फॉक्स था। वो असल में चांगबाई पहाड़ का तूफानों का देवता था। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक इंसानी लड़की से हुई। लड़की ने आते ही प्यार से उसका सिर सहलाया, पर ली येन ने लड़की को वहां से दूर रहने को कहा क्योंकि वो इंसानों को खाता है। पर लड़की को जरा भी डर नहीं लगा। वो हर रोज लियन के साथ खेलने आती थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आ यिंग भी अब बड़ी हो गई थी। उन्हें लगा कि उनकी खुशी हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, लेकिन इंसानों की जिंदगी तो लिमिटेड होती है। कुछ समय बाद आ यिंग ने लियन की बाहों में दम तोड़ दिया। संजू नदी के पास दुओ ईपो आ यिंग को दूसरा जन्म लेने के लिए ले जा रही थी। लियन लाल कपड़ों में बेतहाशा उसकी आत्मा का पीछा कर रहा था। अगर वो संजू नदी पार कर लेती तो वे फिर कभी नहीं मिल पाते। ली येन अपनी आंखों के सामने आ यिंग को जाते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों से संजू नदी को जमा दिया। छोटी नाव आगे नहीं बढ़ पा रही थी। दुओ ईपो को बहुत गुस्सा आया। ली येन दुओ ईपो के सामने घुटनों पर बैठ गया और कहा कि वो अपने पहाड़ के देवता का पद छोड़ने को तैयार है। बस आ यिंग को आखिरी बार अलविदा कहने के बदले में यह कहकर लियन ने अपनी फॉक्स बीड आ यिंग को दे दी ताकि अगले जन्म में वो उसे ढूंढ सके। सैकड़ों सालों तक लियन ने आ यिंग के पुनर्जन्म को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा हुआ भी कि उसे आ यिंग जैसी दिखने वाली लड़कियां मिली, लेकिन वे सिर्फ हमशक्ल थीं। उनमें से किसी के पास भी वो फॉक्स बीड नहीं थी। हर बार उसकी उम्मीदें निराशा में बदल जाती थीं। फिर 600 साल बाद किस्मत ने उन दोनों को फिर से मिलाया। रात में एक खुशहाल परिवार फॉक्स रिज की सड़क पर गाड़ी चला रहा था। अचानक सड़क के दोनों तरफ की लाइटें बंद हो गईं। एक काली परछाई गुजरी और गाड़ी कई बार पलटकर सड़क के बीचों बीच उलटी हो गई। जब छोटी लड़की ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके पापा के हाथ खून से सने हुए थे। लड़की ने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई, पर उसने देखा कि जो लोग झुके हुए थे वो उसके अपने ही मम्मी पापा थे। जब वो घबराकर उठी तो लड़की को लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रही थी। उसने जल्दी से अपनी मम्मी और पापा को गले लगा लिया, पर अगले ही पल जब उसने म्यूजिक बॉक्स उठाया तो देखा कि उसके ऊपर लगे छोटे घोड़े का सिर गायब था। उसकी स्लीव पर भी खून के धब्बे थे। कार एक्सीडेंट का सीन फिर से जिया के दिमाग में घूमने लगा। उसने ऊपर अपने मम्मी पापा की खुशनुमा मुस्कान की तरफ देखा। जिया ने अपनी मम्मी से उसे अखरोट वाले बिस्किट लाने को कहा। मम्मी को उठकर यहाँ वहाँ ढूंढते देख जिया चुपके से आगे बढ़ी और एक कैंची उठाकर अपने पीछे छिपा ली। मम्मी ने कहा कि बिस्किट खत्म हो गए हैं, वो कल खरीद लेंगी। पर जिया की बात सुनकर वो चौंक गई। उसे तो नट्स से एलर्जी है। घर में अखरोट के बिस्किट हैं ही नहीं। बचपन में तो उसे इस वजह से हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ा था। मम्मी ने जल्दी से कहा कि शायद वो भूल गई होगी, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उसकी मम्मी ये बात कभी नहीं भूल सकती थी। वो औरत कुछ और कहना चाहती थी, पर अगले ही पल मम्मी और पापा ने अपना खौफनाक रूप दिखा दिया। जिया ने मौका देखकर तुरंत ऊपर की तरफ भागी। दरवाजा बंद करके उसने गेट के सामने सामान लगाकर उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन पापा दरवाजे को पागलों की तरह हिला रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर हलचल हुई और साथ में एक लोमड़ी के चीखने की आवाज आई। जिया ने जल्दी से एक तरफ छिपकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उंगलियों के बीच से झांक कर देखा। एक लाल छाता लिए हुए आदमी उसके सामने खड़ा था। ली येन ने धीरे से आ यिंग का नाम पुकारा। फिर उसने अपनी शक्तियों से फॉक्स स्पीड का पता लगाने की कोशिश की। इसके बाद ली येन झुका और अपनी लाल आंखें दिखाईं। उसने लड़की से कहा कि वो आज रात जो कुछ भी हुआ सब भूल जाए। जब उसे होश आया, जिया वापस उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर थी। बस गाड़ी पूरी तरह से खाली थी और उसके मम्मी पापा भी गायब हो गए थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि ली येन के जादू का जिया पे कोई असर नहीं हुआ। 20 साल बाद ली येन इंसानों की दुनिया में भटकने वाला एक पनिशर बन गया था, जो उन लोमड़ियों को सजा देता था जो इंसानों के बीच घुल मिल जाती हैं
और इंसानों को अपना भोजन बनाती हैं। और जिया एक फेमस टीवी स्टेशन की प्रोड्यूसर बन गई थी। उसने अजीब और गरीब कहानियों पर एक शो शुरू किया था ताकि वो अपने खोए हुए माता पिता को ढूंढ सके। एक दिन लियन को एक मिशन मिला, एक ऐसी लोमड़ी दुल्हन को पकड़ने का जो इंसानी दुनिया में बुराई फैला रही थी। कहते हैं जब लोमड़ी की शादी होती है तो धूप में भी बारिश होती है। लियन लाल छाता पकड़े हुए बहुत चमक रहा था। दुल्हन ने जब देखा कि आने वाला लियन है तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अजीब सा मुंह बनाकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को वहां से भेज दिया और फिर उसने अपने नुकीले लंबे नेल्स दिखाए। लेकिन 100 साल की लोमड़ी लियन का मुकाबला कैसे कर सकती थी? थोड़ी सी लड़ाई के बाद लोमड़ी दुल्हन गिड़गिड़ाने लगी। लियन को मजबूरन मानना पड़ा। शादी की पार्टी खत्म हुई, मेहमान चले गए। लियन वादे के मुताबिक दुल्हन की आत्मा लेने गया, पर जैसे ही वो अंदर गया उस पर हमला हो गया। दुल्हन ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। लियन ने आराम से दरवाजा बंद किया और फिर सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। एक ही झटके में उसने दुल्हन को काबू कर लिया। दुल्हन भी अपने असली रूप में आ गई और धीरे धीरे गायब होने लगी। इसके बाद उसने दूल्हे की यादें बदल दी, ये कहकर कि दुल्हन शादी से किसी और के साथ भाग गई। ये पूरा ड्रामा पास में खड़ी जिया ने देख लिया। भीड़ में ली येन को देखकर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने दुल्हन के जमीन पर पड़े कपड़ों को देखा और उसमें उसे लोमड़ी के बालों का एक छोटा गुच्छा मिला। जिया समझ गई कि दुल्हन का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। बाहर के सीसीटीवी फुटेज से जिया ने जल्दी ही शक के घेरे में उस शख्स को ले लिया जो लाल छाता लिए हुए लियेन था। अगले दिन एक पड़ाकू सा दिखने वाला चश्मे वाला लड़का सामने आया। जैसे ही वो पत्थर के खंभे के पार गया वो एक खतरनाक और अट्रैक्टिव फॉक्स ह्यूमन में बदल गया। इस दिन के लिए उसने भी लियेन की तरह 600 साल इंतजार किया था। उसने इंटर्न बनकर जिया से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसने बस कुछ ही बातें बनाई थीं कि जिया उठकर जाने लगी। फॉक्स रिज ये शब्द सुनते ही जिया को तुरंत इंटरेस्ट आ गया। लोमड़ी ने उसे रात में अकेले एक खास बस में चढ़ने के लिए कहा और कहा कि उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिया को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो अपनी क्यूरियोसिटी के चलते उस स्टॉप पर आ गई। जैसे ही जिया बस में चढ़ने वाली थी, एक बूढ़ा आदमी अचानक गिर गया। जिया उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, पर उस आदमी के चेहरे पर चोट का निशान देखकर वो डर गई। ड्राइवर बार बार जल्दी करने को कह रहा था, पर वो बूढ़ा आदमी उसे कसकर पकड़े हुए था और छोड़ नहीं रहा था। बस ड्राइवर इंतजार करते करते परेशान हो गया। लेकिन जैसे ही बस चलने लगी, जिया ने एक जाने पहचाने लाल बालों वाले आदमी को देखा। वो आदमी लियेन ही था। जिया ने तेजी से पीछा किया, लेकिन वो बस को जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। दयालु जिया ने उस शराबी बूढ़े आदमी को देखा और उसे घर छोड़ने का सोचा, पर जिया को अजीब लगा कि वो आदमी बहुत ही ठंडा था, जैसे उसने अपनी पीठ पर कोई ठंडा पंख लाद रखा हो। और तो और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। वो इसी उलझन में थी कि वो बूढ़ा आदमी अचानक से फुर्तीला हो गया और उसने एक ऐसी बात कही जो समझ से परे थी। तभी एक टैक्सी वहां आई। जिया ने बस का पीछा करने का फैसला किया, पर पलक झपकते ही उसके पीछे खड़ा वो बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि यहाँ शुरू से आखिर तक सिर्फ वही अकेली थी। जिया सोचते हुए टैक्सी में बैठ गई। जैसे ही वो सुरंग में घुसी, उसने देखा कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। इसका मतलब उस बूढ़े आदमी ने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। जिया हिम्मत करके बस पर चढ़ी ताकि कोई सुराग ढूंढ सके, लेकिन बस के अंदर हर तरफ खून ही खून था। सिर्फ एक स्टूडेंट की सांसें चल रही थी। पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंच गई। लोगों की गिनती करने पर पता चला कि एक पैसेंजर कम था। सच्चाई का पता लगाने के लिए जिया उस स्टूडेंट को इलाज के लिए अपने घर ले आई। जब उस स्टूडेंट को पता चला कि जिया अकेले रहती है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जिया ने उससे पूछा कि बस में आखिर हुआ क्या था। लड़की ने बताया कि जैसे ही वो सुरंग में घुसे, लाल बालों वाले आदमी ने उस पर हमला कर दिया। ड्राइवर और पैसेंजर मौके पर ही मारे गए, पर उसने ये नहीं बताया कि बस के सारे पैसेंजर्स को असल में उसी ने मारा था। जिया को कुछ गड़बड़ लगी। उठते समय उसने जानबूझकर कप तोड़ने का नाटक किया और फिर एक कांच का टुकड़ा उठा लिया और सीधे उस लड़की की गर्दन पर रख दिया। असल में जिया को पहले ही शक हो गया था। बस में सभी लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे, पर उस लड़की पर खून का एक धब्बा तक नहीं था।
और जिया ने यह भी पता कर लिया था कि लड़की का घर बस स्टॉप के उल्टे रास्ते पर था। ये देखकर कि उसका भांडा फूट गया है, लड़की ने भी नाटक करना बंद कर दिया और सीधे एक आदमी के रूप में बदल गई। जिया ने कांच का टुकड़ा सीधे उसकी गर्दन में घुसा दिया, पर उस आदमी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जब जिया को लगा कि अब वो गई काम से, तभी अचानक लियन अंदर आ गया। दोनों ने आते ही एक तेज हवा का झोंका खड़ा कर दिया। उनकी बातों से जिया को पता चला कि वो आदमी असल में लियन का सगा भाई था। हजारों साल पहले एक माँ अपने बेटे को भूतों के जंगल में ले गई थी। डरा सहमा वो छोटा लड़का लियन का सौतेला भाई था। अपने बेटे के डर की परवाह किए बिना माँ ने झूठ बोला कि वो खाना ढूंढने जा रही है और जल्द ही वापस आ जाएगी। लेकिन ह्यूडी अंतहीन इंतजार में अपने आसपास के रूह कंपा देने वाले डर को महसूस कर रहा था। पता नहीं कितना समय बीत गया, एक भूत आहट सुनकर धीरे धीरे पास आ गया। हूडी को लगा कि उसकी माँ वापस आ गई है, इसलिए वो खुशी से खड़ा होकर मम्मी चिल्लाने लगा। पर अनजाने में उसने उस भूत को चौंका दिया। भूत ने उसका एक पैर पकड़कर नोच लिया। हूडी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की और पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उस पर दे मारा। बड़ी मुश्किल से वो अपना घायल पैर घसीटते हुए एक पेड़ के तने के पीछे छिप गया। लेकिन जब उसने आवाज की तरफ ऊपर देखा, ये पहली बार था जब उसने लियन को देखा था। लियन ने हूडी से खुद फैसला करने को कहा कि वो इंसान बनना चाहता है या लोमड़ी। हूडी ने उस शख्स को देखा जो खुद को उसका सौतेला भाई बता रहा था। पहली बार उसे अपनेपन का एहसास हुआ। उसका भाई अंधेरे में एक रोशनी की किरण जैसा था। लंबे और शांत सालों में सिर्फ वे दोनों भाई ही दिन रात साथ रहते थे। भाई ही उसकी जिंदगी में सब कुछ बन गया था। लेकिन ये सारी खुशियां भाई के उस औरत से मिलने के साथ ही खत्म होने लगीं। अपनी लवर को पुनर्जन्म दिलाने के लिए लियन ने एक आजाद पहाड़ी देवता का पद भी छोड़ दिया और दुओ इपो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और जब गांव वाले फिर से पूजा करने आए, जब उन्हें पता चला कि पहाड़ का देवता अब उनकी रक्षा नहीं करेगा, तो वे मन में नफरत पाल बैठे और उन्होंने पूरे जंगल में आग लगाकर उसे राख कर दिया। भाई ने जो छोटा काला कुत्ता छोटे भाई को दिया था, वो भी बदकिस्मती से इस आग में मारा गया और वो एक बार फिर बेघर हो गया। उसने सोचा था कि वो वहीं अपने भाई के लौटने का इंतजार करेगा, पर जंगल का तापमान बहुत ज्यादा था। बड़े होकर हूडी को लगा कि उसका भाई भी इंसानों के हाथों मारा गया है, इसलिए उसने पूरे गांव के लोगों को मार डाला और कसम खाई कि वो अपने भाई का बदला लेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो हजारों मुश्किलों के बाद अपने भाई से दोबारा मिलेगा, तो वही पल होगा जब उसके भाई को इंसानों को मारने के जुर्म में उसकी जान लेने का हुक्म मिला होगा। हूडी अपने भाई से मिलने की खुशी में डूबा हुआ था, पर उसके भाई ने उसे बताया कि उसने जो कुछ भी किया वो सब गलत था। वो समझ नहीं पा रहा था, जो भाई बचपन में एक छोटे कुत्ते के घायल होने पर भी दुखी हो जाता था, वो बड़ा होकर इतना बेरहम कैसे हो गया। और उसने एक ही झटके में तलवार चला दी। मौत से ज्यादा छोटे भाई को इस बात ने तोड़ दिया कि उसे एक बार फिर किसी अपने ने छोड़ दिया था। हूडी ने हर चीज की जड़ ली येन को माना। किस्मत से जब वो मर रहा था तो किसी ने उसे बचा लिया और साथ ही 600 साल के बदले की योजना शुरू हुई। उसने अपने भाई को चैलेंज किया कि अगर वो 1 महीने के अंदर अपनी पहली मोहब्बत को नहीं ढूंढ पाया, तो वो उस लड़की को मार देगा जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। अपने भाई का ये लापरवाह अंदाज देखकर लियन भी मजबूर था। तभी जिया वहां आ गई। लियन ने एक बार फिर यादें मिटाने वाला जादू चलाया। उसे अभी तक नहीं पता था कि ये सब जिया पर बेअसर है। जिया ने उस वीडियो को एक पेन ड्राइव में सेव कर लिया। वो नौपूंछ वाली लोमड़ी का राज दुनिया के सामने लाना चाहती थी। लियन उसे छीनने के लिए आगे बढ़ा, पर जिया सीधे बालकनी पर जाकर बैठ गई। लियन की असलियत जानने के लिए वो बिना सोचे समझे नीचे कूद गई। अपनी पहली मोहब्बत जैसी दिखने वाली लड़की को मरते हुए देखकर लियन चुपचाप खड़ा नहीं रह सका। उसे भी उसके पीछे कूदना पड़ा और हवा में ही जिया को पकड़ लिया। इस पल जिया को अपनी सोच पर यकीन हो गया, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि जमीन पर उतरते ही जिया उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देगी। दवा के असर से लियन बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया, दोनों ने बातचीत शुरू की। जिया ने उससे बचपन के उस कार एक्सीडेंट के बारे में पूछा कि उसके माँ बाप आखिर रहस्यमय तरीके से गायब कैसे हो गए। पर लियन ने कहा कि उसने सिर्फ जिया की महक सूंघकर उसे बचाया था। जिया के माँ बाप के बारे में उसे कुछ नहीं पता। जिया ने पेन ड्राइव दिखाकर उसे धमकी दी
कि अगर उसने नहीं बताया तो वो 9 पूंछ वाली लोमड़ी की पहचान सबके सामने ला देगी। ली येन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और पल भर में जिया की बाईं आंख की रोशनी चली गई। उसने जिया से कहा कि सिर्फ ताकतवर लोगों को ही दूसरों को धमकाने का हक होता है। जिया को एक आइडिया आया, अगर धमकी काम नहीं कर रही तो लोमड़ियां तो एहसान का बदला चुकाती हैं, है ना? इसलिए जिया ने पेन ड्राइव पानी में फेंक दी और कहा कि वो उसके बारे में सारी जानकारी डिलीट कर देगी, बस ली येन को उसके माँ बाप को ढूंढने में मदद करनी होगी। एक एहसानमंद लोमड़ी होने के नाते उसे भी उसकी रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। कुछ अनजाने मुलाकातों के बाद ली येन के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, तो वो फिर से अंडरवर्ल्ड में दुओ यीपो के पास अपनी भड़ास निकालने चला गया। पर दुओ यीपो की बातों ने उसका दिल और दुखा दिया। पर चाहे वो लड़का हो या लड़की, ली येन उसे धीरे धीरे बूढ़ा होते हुए देखना चाहता था और चाहता था कि वो शांति से अपनी पूरी जिंदगी जिए। दुओ यीपो उसका ये उदास चेहरा नहीं देख सकती थी और बस आह भरकर रह गई। लेकिन उसे दुओ यीपो से एक और भी अजीब खबर मिली। जिया के माँ बाप का नाम मौत की लिस्ट में नहीं था। ये खबर सुनकर जी या अपनी खुशी रोक नहीं पाई। शायद उसे एहसास हुआ कि इतने सालों तक भूतों प्रेतों की कहानियों के पीछे भागना चाहे कितना भी मुश्किल रहा हो, अब आखिरकार उसे एक चमत्कार देखने को मिला है। पर उसी रात उसने अचानक एक सपना देखा। उसके माँ बाप के हाथों में बालों का एक गुच्छा था और फिर एक खोपड़ी लुढ़क कर उसके सामने आ गई। और इत्तेफाक से अगले दिन जिया ने खबर देखी कि किसी को समुद्र के नीचे से एक खोपड़ी मिली है और एक्सीडेंट की जगह वही छोटा आइलैंड था जहाँ उसके माँ बाप ने मन्नत मांगी थी। इसलिए वो और ली येन एक नाव पर सवार हो गए। जिया ने गांव वालों से इस बिना सिर वाली लाश के केस के बारे में पूछा, पर गांव वाले उसे देखकर ऐसे भाग रहे थे जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो। दोनों को सुराग ढूंढने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। आधे रास्ते में उन्हें एक जंगल की आत्मा मिली। आत्मा ने एक नजर में ही ली येन का असली रूप पहचान लिया और फिर उसने पुराने पहाड़ के देवता को झुककर प्रणाम किया। जंगल की आत्मा ने उन्हें बताया कि जंग खत्म होने के बाद से गांव वालों ने देवताओं पर विश्वास करना छोड़ दिया है, इसलिए आइलैंड पर बहुत सी बुरी आत्माएं आ गई हैं। फिर जंगल की आत्मा ने उन्हें एक जगह का रास्ता दिखाया और सच में ज्यादा दूर नहीं जाने पर जिया को एक जानी पहचानी जगह दिखी। इस गुफा में उसके माँ बाप पहले भी आ चुके थे। जिया को यकीन था कि आइलैंड पर हो रही इन अजीब घटनाओं का उसके माँ बाप के गायब होने से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। रात में दोनों एक ही कमरे में सोए। जिया ने जानबूझकर खुद से कहा कि उसे फैटी लिवर है। ली येन ने मुड़कर पूछा कि वो इस बात पर इतना जोर क्यों दे रही है। जिया की मुस्कान देखकर ली येन एक पल के लिए चौंक गया। जिया थोड़ी खोई खोई सी लग रही थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी की प्रेमिका आ यिंग की याद आ गई। जिया के सो जाने के बाद ली येन ने एक बार फिर जिया के शरीर की जांच की। अफसोस, उसे अब भी वो फॉक्स स्पीड महसूस नहीं हुई। इससे ली येन थोड़ा निराश हुआ। फिर उसने जिया को तौलिया ओढ़ाया। अगली सुबह ली येन ने 1000 साल पुरानी जिनसिंग निकाली गांव के एक बूढ़े आदमी के साथ सौदा करने के लिए। जिया ने उसे याद दिलाया कि बड़ों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। पर बूढ़े आदमी की अगली बात सुनकर दोनों हैरान रह गए। असल में यहाँ हर साल ऐसी बिना सिर वाली लाशें मिलती हैं। आइलैंड के लोग इसे एक बुरा शगुन मानते हैं। तभी एक पागल सा आदमी वहाँ आया। वो जिया को देखते ही मुड़कर भागने लगा। जिया भी तुरंत उसके पीछे भागी। भागते भागते वो आदमी अचानक गिर गया। जिया उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, पर उस आदमी ने सीधे उस पर हथौड़े से वार कर दिया। जब वो आदमी एक और वार करने वाला था, ली येन वक्त पर पहुंच गया और जिया को उस जोरदार हमले से बचा लिया। इसके बाद ली येन ने प्यार से जिया के घाव पर जड़ी बूटी लगाई। पर अजीब बात यह थी कि जिया को घाव में दर्द महसूस हो रहा था। ध्यान से देखने पर घाव से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके आसपास ड्रैगन की खाल जैसे निशान बन गए थे। इसके बाद जिया का हाव भाव भी बदल गया। उसने कसकर ली येन की गर्दन पकड़ ली। इस पर ली येन को आखिरकार पता चल गया कि जिया के शरीर पर जिसका कब्जा है वो वही लाल ड्रैगन है जिसे उसने कभी अपने हाथों से खत्म किया था। लाल ड्रैगन अब जिया के शरीर का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि ली येन जिया को चोट नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ हुडी ने अपना बदला पूरा करने के लिए एक जादूगरनी के साथ मिलकर लाल ड्रैगन के शरीर को जिंदा करने की साजिश रची। जादूगरनी ने हुडी को बताया कि लाल ड्रैगन को जिंदा करने के लिए उन्हें बड़ी आंखों वाली एक लड़की को बलि के तौर पर ढूंढना होगा।
हुडी को तुरंत जिया का ख्याल आया, इसलिए वो जंगल में उन्हें ढूंढने आ गया। उसने कंकड़ उठाकर जिया की तरफ फेंक दिए। लियन ने अपना कोट उठाकर जिया को बचा लिया और साथ ही उसे आंख मारना भी नहीं भूला। फिर उसने जिया को वहां से जाने के लिए कहा और खुद अपने भाई से लड़ने लगा। पर लियन को नहीं पता था कि वो जाल में फंस चुका है। जिया भागते भागते एक मंदिर में पहुंची, पर वहां छिपी जादूगरनी ने उसे एक खास जड़ी बूटी से बेहोश कर दिया। फिर उसे उस सूखे कुएं के पास ले जाया गया जहां लाल ड्रैगन को कैद किया गया था। जादूगरनी ने एक सुरक्षा घेरा बनाना शुरू किया। ये एक खास जड़ी बूटी का पाउडर था। अगर इसे चारों ओर छिड़क दिया जाए तो कोई भी भूत या देवता पास नहीं आ सकता। जंगल में लियन और उसका भाई शाम तक लड़ते रहे। छोटे भाई ने अचानक लड़ाई रोक दी। उसने अपने भाई से कहा कि अब काफी देर हो चुकी है। सूरज ढलने के बाद जिया लाल ड्रैगन की बलि बन जाएगी। ये सुनते ही लियन तुरंत वहां से निकल गया। पर अजीब बात ये थी कि जिया की महक पूरी तरह से गायब हो गई थी। वो किसी भी तरह जिया को नहीं ढूंढ पा रहा था। रात होने ही वाली थी तो लियन ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वो कभी यहाँ का माउंटेन लॉर्ड था तो दूसरी आत्माएं कम से कम उसकी थोड़ी तो इज्जत करेंगी। इसलिए उसने आत्माओं को बुलाकर रास्ता दिखाने की कोशिश की। अगले ही पल चारों ओर टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगीं। जुगनुओं की मदद से लियन को जिया का रास्ता आसानी से मिल गया। पर तब तक बलि की रस्म शुरू हो चुकी थी। जादूगरनी ने हाथ में एक तेज चाकू पकड़ा हुआ था और उसने जिया को कुएं के किनारे धकेल दिया। जिया अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आखिरी पल में लियन मौके पर पहुंच गया, पर जादूगरनी को जरा भी डर नहीं लगा। चारों ओर उस खास जड़ी बूटी का पाउडर फैला हुआ था। 9 पूंछ वाली लोमड़ी इसे पार नहीं कर सकती थी। लियन ने अपना पैर उठाया और घेरे के अंदर जाने की कोशिश की। पल भर में एक सुरक्षा कवच खड़ा हो गया। जिया को घायल करके कुएं में धकेला जाता देख लियन को तुरंत यिंग के आखिरी पलों की याद आ गई। वो एक बार फिर अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था। अचानक 9 पूंछ वाली लोमड़ी का गुस्सा भड़क उठा और पहाड़ के देवता की शक्तियां भी पूरी तरह से वापस आ गईं। उसके पास फिर से हवा और बारिश को कंट्रोल करने की ताकत आ गई थी। बारिश के पानी ने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। लियन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सीधे उस सुरक्षा घेरे को पार कर गया। उसके एक मंत्र बोलते ही आसमान से एक बिजली गिरी। जादूगरनी पल भर में राख हो गई। वो सूखे कुएं के पास गया और जिया को ऊपर खींच लिया। उसी वक्त दुओ यी पो को भी कुछ महसूस हुआ। सूखे कुएं के पास लियन धीरे से जिया के घाव पर पट्टी बांध रहा था। फिर उसने पूछा कि क्या वो खुद चल सकती है। जिया ने हिम्मत दिखाई, पर 2 कदम चलते ही उसके पैर में मोच आ गई। लियन ने बिना कुछ कहे जिया को उठाया और वापस चल दिया। पर अजीब बात यह थी कि जब वे वहां से जा रहे थे, कुएं के किनारे लगा जिया का खून बारिश के पानी के साथ कुएं के अंदर टपक गया। सारे गांव वाले पागलों की तरह कुएं की तरफ दौड़ने लगे। दूर तक देख सकने वाली दुओ यी पो को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसे लगा जैसे ड्रैगन का जन्म हो गया है, पर फिर वो अचानक गायब हो गया। समुद्र के किनारे हुडी ने तावीजों से लिपटे एक बच्चे को धीरे से जिया की कंपनी के प्रेसिडेंट को दे दिया। अगले दिन जब जिया और लियन जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आइलैंड के सारे गांव वाले रातों रात गायब हो गए थे। समुद्र के किनारे अजीब तरह से खोखले बांस की 2 कतारें बन गई थीं और ये ड्रैगन किंग का खुला हुआ रास्ता था। लेकिन इस रास्ते की दिशा स्वागत करने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरी चीज को आइलैंड से बाहर भेजा गया हो। कुछ दिनों बाद तावीजों से भरे एक कमरे में छोटा सा ड्रैगन एक जवान लड़के में बदल गया था। उसने ढेरों किताबें पढ़ी ताकि वो पिछले 600 सालों की कमी पूरी कर सके। प्रेसिडेंट ने उस ड्रैगन के लिए एक केयर टेकर रखी। ना खाना बनाना था, ना घर की सफाई करनी थी, बस उसे खिलाना था और सब ठीक था। औरत ने 1000 बार शुक्रिया अदा किया और सीधे ऊपर जाकर वो काला दरवाजा खोला। पर चाहे कितना भी बुलाओ, जमीन पर बैठा लड़का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसे लगा कि बच्चे ने हेडफोन पहने हैं, तो वो खुद आगे बढ़कर बात करने लगी। पर ध्यान से देखने पर लड़के की स्किन पर सांप जैसी पपड़ी उभर आई थी। औरत की तो डर के मारे आधी जान ही निकल गई। औरत ने घबराकर पूछा कि क्या ये कोई फैलने वाली बीमारी है। लियन के आइलैंड से वापस आने के बाद दुओ यी पो ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। किसी को ना मारना एक अटूट नियम था। ऊपर से सजा का फरमान आ चुका था, लेकिन लियन बिल्कुल शांत था। वो पहले से ही सब कुछ सहने के लिए तैयार था। दुओ यी पो को थोड़ी हैरानी हुई
क्या इसलिए कि उसे वो लड़की मिल गई थी? पर लियन खुद भी थोड़ा कंफ्यूज था। उसके पास फॉक्स बीट तो नहीं थी, पर वो दिखती बिल्कुल वैसी ही थी। यहाँ तक कि उसकी बातें और आवाज और आ यिंग के मरने से पहले उसके शरीर पर जो पपड़ी थी वो भी बिल्कुल एक जैसी थी। दुओ यीपो ने उसे अभी से हार मानने की सलाह दी, क्योंकि इंसान और लोमड़ी का रिश्ता नहीं हो सकता, वरना मुसीबत आ जाएगी और अब उसे नर्क की सबसे खतरनाक सजा का सामना करना पड़ेगा। ये देखते हुए कि उसने हमेशा बहुत सी जानें बचाई हैं, उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है और उसे एक इंसानी शरीर में जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मौत को महसूस करना होगा। बर्फ के पहाड़ का नर्क ही उसकी अगली सजा की जगह होगी। जाने से पहले लियन ने जिया को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए लाल सेम की एक थैली दी, ताकि उसकी सजा के दौरान जिया के साथ कुछ बुरा न हो, और उसे समझाया कि वो इसे कभी खुद से दूर न करे। इसके बाद लियन अपनी सजा की जगह पर आ गया। इंसानी दुनिया के 7 दिन अंडरवर्ल्ड के 7 साल के बराबर थे। इन 7 सालों में लियन न तो खा सकता था और न ही सो सकता था। उसे हजारों साल की ठंड का दर्द भी सहना था। ये सारे दुख लियन सह सकता था, पर उसे सिर्फ जिया की चिंता थी। और सच में जैसे ही लियन अंदर गया, लोमड़ी ने जिया पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने चुपके से जिया की थैली काट दी और फिर जिया के चलते चलते उसमें से कुछ गिरने लगा। अचानक कॉरिडोर की लाइटें जलने बुझने लगीं। जिया ने हैरानी से एक दाना उठाया। ये फल कहाँ से आया? अचानक उसके सामने एक छोटी लड़की आ गई। जिया ने दोस्ती से उन्हें हेलो कहा, पर उसे नहीं पता था कि पास के कमरे में बच्चों की आत्मा की पूजा हो रही थी। बाहर निकलकर उसे एहसास हुआ कि लियन का दिया हुआ ताबीज फट गया है और ये फल असल में ताबीज के अंदर की लाल सेम थी, जो उसे भूतों के हमले से बचा सकती थी। पर अब उसके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। एक पल में जिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये वही 2 बहनें थीं। उन्होंने दुपट्टे के दोनों सिरे पकड़े हुए थे और जिया का गला घोंट कर उसे बेहोश कर दिया। और तभी अंडरवर्ल्ड में लियन को भी जिया के खतरे का एहसास हो गया। उसने दुओ यीपो से गुजारिश की कि वो और भी भारी सजा भुगतने को तैयार है, बस उसे जल्द से जल्द बाहर जाने दिया जाए। दुओ यीपो ने उसे याद दिलाया कि एक तरीका तो है, लेकिन उसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। तलवारों के पहाड़ का नर्क, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वहाँ अनगिनत तेजधार तलवारों से पेट कटने का दर्द सहना होगा। एक छोटी सी गलती से आत्मा और शरीर दोनों नष्ट हो सकते हैं और एक बार अंदर जाने के बाद वापस नहीं आ सकते। पर लियन ने ठान लिया था, जिया के लिए उसे यहाँ से जल्दी निकलना ही होगा। नर्क का दरवाजा खुलने के साथ ही लियन ने धीरे धीरे पुल पर कदम रखा, पर 2 कदम चलते ही सामने से अनगिनत तेज तलवारें उड़ती हुई आईं। लियन लगातार बचता रहा, लेकिन फिर भी घायल हो गया। वो मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ रहा था। अनगिनत उड़ती तलवारें उसके सिर के ऊपर से गुजर रही थीं। थोड़ी ही देर में वो बुरी तरह जख्मी हो गया और उसी वक्त इंसानी दुनिया में जिया को कुछ भूत छत पर ले जा रहे थे। जिया के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करके और आ यिंग की दर्दनाक मौत का सीन देखकर लियन ने अचानक अपनी आंखें खोली। अपनी आखिरी बची हिम्मत से वो पलटकर आगे रेंगने लगा। वो उसे एक बार पहले ही खो चुका था। इस बार वो हार नहीं मानेगा। जैसे ही जिया नीचे गिरी, एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। लियन को मरणासन्न हालत में देखकर जिया की आंखों से आंसू बहने लगे और सच्चे दिल से निकले इसी आंसू ने हजारों साल की सील को तोड़ दिया। चारों ओर अचानक एक अजीब सी शक्ति फैल गई। ये वही फॉक्स बीट थी जो लियन ने अपनी प्रेमिका को दी थी। सालों से दबी पुरानी यादें अचानक ताजा हो गईं। हजारों साल पहले आ यिंग तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, पर वो लियन के हाथ में रखे सेब पर निशाना नहीं लगा पा रही थी। लियन ने पूछा कि इतनी देर से प्रैक्टिस करने के बाद भी उसमें कोई सुधार क्यों नहीं आया। आ यिंग ने कहा कि उसे डर था कि कहीं वो उसे घायल न कर दे। देखते ही देखते आ यिंग एक बड़ी लड़की बन गई। लियन ने आ यिंग से पूछा कि वो इतनी मेहनत से प्रैक्टिस क्यों कर रही है। आ यिंग ने उसे बताया कि असल में आ यिंग राजा की बेटी थी। लोग उसे 7वीं राजकुमारी कहते थे। वो अपने पिता को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि अभी जो राजा है वो असली राजा नहीं है, बल्कि एक लाल ड्रैगन है जिसने राजा के शरीर पर कब्जा कर लिया है। लाल ड्रैगन ने आ यिंग से कहा कि अगर वो अपने पिता को बचाना चाहती है तो सिर्फ एक ही रास्ता है। चांगबाई पहाड़ पर एक 1000 साल पुराना पेड़ है। पेड़ के नीचे एक आदमी है
जिसका नाम ली येन है। उसका शरीर हजारों सालों से न तो बूढ़ा हुआ है और न ही मरा है, और उसे वही शरीर चाहिए। उसने आयिंग से ली येन को लाने के लिए कहा, वरना इस देश के सभी लोग मारे जाएंगे। पर उस समय तक आयिंग को इस 1000 साल पुरानी लोमड़ी से प्यार हो चुका था। उसने एक बलूत का फल ली येन को दिया और जिंदगी भर उसकी रक्षा करने की कसम खाई। ये सुनकर ली येन चौंक गया। हजारों सालों में पहली बार उसने सुना था कि कोई इंसान उसकी रक्षा करना चाहता है। ली येन को कुछ समझ नहीं आया। अपने सामने खड़ी उसे प्रपोज कर रही लड़की को देखकर उसने सबसे कड़वी बातों से आयिंग का मजाक उड़ाया और उसे फिर कभी ना आने के लिए कहा, क्योंकि उसके दिल के डर को सिर्फ वही समझ सकता था। एक सीमित जीवन वाले इंसान से प्यार करना भविष्य में अंतहीन अकेलेपन का ख्याल ही उसे डरा देता था। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जुदाई उनकी आखिरी मुलाकात बन जाएगी। जब वे दोबारा मिले तो आयिंग पर लाल ड्रैगन का कब्जा हो चुका था और वो गांव को तबाह करने वाली एक बड़ी शैतान बन गई थी। जब ली येन का ध्यान भटका, उसने एक खास जड़ी बूटी लगी तलवार पहाड़ के देवता के शरीर में घुसा दी। ली येन ने लाल ड्रैगन को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में वो रुक गया। भले ही वो मुंह से इनकार करता रहा कि वो एक मामूली इंसान के लिए नहीं बदलेगा, पर लाल ड्रैगन के उकसाने पर उसने रहम दिखाया। पहाड़ के देवता की तलवार को एक ही झटके में तोड़कर लाल ड्रैगन पेड़ के तने पर जा गिरा और तेजी से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा, पर ली येन ने उसे नीचे खींच लिया। स्थिति को बिगड़ता देख लाल ड्रैगन तुरंत जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। जब ली येन का ध्यान भटका, लाल ड्रैगन ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और तेजी से पहाड़ के देवता के सीने में घोंप दी। नाजुक मौके पर आयिंग की चेतना अचानक वापस आ गई। वो जल्दी से पीछे हटी और अपने खून से सने हाथों को देखा। फिर उसने उन महल की दासियों को देखा जिन्हें उसने मार डाला था। ली येन उसे केवल दिलासा दे सका कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर आयिंग इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने ली येन से मदद की भीख मांगी ताकि वो और लोगों को नुकसान न पहुंचाए। ली येन नीचे झुका और आयिंग के गालों को सहलाया, उसे यकीन दिलाया कि जब तक वो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाल ड्रैगन ने मौके का फायदा उठाया और एक तलवार पहाड़ के देवता के सीने में घोंप दी, उसकी लाचारी का मजाक उड़ाते हुए कि न तो वो औरत को मार सकता है और न ही उसे। ली येन ने लाल ड्रैगन से आयिंग को छोड़ने के लिए कहा और बदले में अपना पहाड़ के देवता का शरीर देने को तैयार हो गया। तो लाल ड्रैगन ने तलवार ली येन को फेंक दी और उसे अपना दिल निकालने के लिए कहा। ली येन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार उठाई और खुद को मारने लगा। आखिरी पल में आयिंग को फिर से होश आ गया। उसने वक्त पर ली येन को रोक लिया और खुद को खत्म करने जा रही 9 पूंछ वाली लोमड़ी को बचा लिया। एक तरह से आयिंग ली येन की जान बचाने वाली थी, इसलिए आयिंग ने एक कॉन्ट्रैक्ट तय किया। अचानक दोनों के बीच एक चमकदार घेरा बन गया। एहसान का बदला चुकाने वाली 9 पूंछ वाली लोमड़ी के लिए जान बचाने वाले का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नामुमकिन था। इस वक्त ली येन अपने हाथ पर काबू नहीं रख पा रहा था और इस तरह उसने अपने ही हाथों से अपने सबसे प्यारे इंसान को मार डाला। जिया ली येन को घर ले आई और बड़े ध्यान से उसकी देखभाल करने लगी और उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाने लगी। पापा मम्मी की मौत के कुछ महीनों तक उसका घर में कदम रखने का मन नहीं करता था, इसलिए वो हर दिन अकेले दरवाजे पर बैठी रहती थी। पर जिया ने देखा कि हर दिन 2 जुगनू उड़कर उसके पास आते थे। छोटी जिया को लगा कि ये उसके पापा मम्मी का ही रूप हैं, इसलिए उसका दुख तुरंत गायब हो गया और वो फिर से खुश रहने लगी। पर असलियत ये थी कि ये दोनों जुगनू ली येन नहीं बुलाए थे। इसका मतलब इतने सालों से ली येन अपने तरीके से जिया के साथ बड़ा हो रहा था। इस मुसीबत के बाद दोनों के बीच का रिश्ता भी तेजी से गहरा हो गया। इसलिए ली येन और भी मेहनत से जिया के माता पिता के गायब होने के सुराग ढूंढने लगा। जैसे ही उसे कुछ सुराग मिले, हुडी ने जमीन की देवी को छत पर दबोच लिया और उससे पूछा कि बाघ की मूंछें कहाँ हैं। ये जमीन की देवी सीधी उंगली से घी निकालने वालों में से नहीं थी, उसे टेढ़ी उंगली ही चाहिए थी। पर हुडी के पास उसके साथ वक्त बर्बाद करने का सब्र नहीं था। दोनों भाइयों को जो सुराग मिला वो एक ही जगह का था, एक पुराना मंदिर। जब तक ली येन वापस आया, जिया वहां से जा चुकी थी। भीड़ में ली येन को जैसे 600 साल पहले वाली परछाई दिखी। वो उस लड़की के पीछे पीछे चलता गया, एक के बाद एक पर्दे हटाते हुए, और जैसे ही उसने पर्दा हटाया उसकी नजरें जिया से मिली। बिछड़ने का वो सीन फिर से दिमाग में घूम गया। सामने बिल्कुल वैसा ही चेहरा देखकर ली येन ने आगे बढ़कर जिया को किस किया।
इस एक पल के लिए उसने पूरे 600 साल इंतजार किया था। जब जिया को होश आया तो उसने धीरे से ली येन को पीछे धकेला। वो जानना चाहती थी कि उसने अभी जिसे चूमा वो खुद थी या उसकी मरी हुई पहली मोहब्बत। ये सुनकर ली येन हैरान रह गया। 1000 साल जीने के बाद वो पहली बार इतना घबराया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। पर जिया आ यिंग की परछाई बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसने उसे वहीं फैसला करने को कहा। एक ही बात ने ली येन का दिल तोड़ दिया और तभी हुडी भी उस पुराने मंदिर में पहुंच गया। एक कदम चलना भी जिसे मुसीबत लगता था, आखिर में वो मंदिर की खास टैक्सी में बैठ गया। इसके बाद दोनों एक ज्योतिषी के पास पहुंचे। ज्योतिषी भी जमाने के साथ चल रहा था। वो फोन से उनका पिछला जन्म देख रहा था। ली येन एक नजर में ही समझ गया कि ये आदमी एक धोखेबाज है, पर फिर भी वो जिया के साथ उसकी बातें सुनता रहा। ज्योतिषी ने कहा कि जी या पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी। ली येन ने सुना और सोचा कि इस आदमी में वाकई कुछ तो बात है। फिर उसने पूछा कि वो पिछले जन्म में क्या था। ज्योतिषी ने उंगलियों पर हिसाब लगाया। ली येन गुस्से में मुड़कर चला गया। हर कोई उसे एक ठग समझता था, पर असल में वो अंडरवर्ल्ड का मशहूर पुनर्जन्म का राजा था। जैसे ही ली येन गया, हुडी वहां पहुंच गया। लगता है आज इस ज्योतिषी का धंधा खूब चल रहा था। हुडी ने बिना कुछ कहे उसकी असलियत जान ली। ज्योतिषी की मुस्कान तुरंत जम गई। इस तरह अब किसी को भी दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। हुडी ने सीधे सीधे कहा कि वो बाघ की मूंछें ढूंढने आया है, यानी वो खजाना जिससे लोग अपना पिछला जन्म देख सकते हैं। तो ज्योतिषी ने अपने सफेद जादुई बैग में से एक एक करके सामान निकालना शुरू किया। एक के बाद एक जादुई चीजें बाहर निकाली गईं। आखिर में उसने एक अजीब सा दिखने वाला छोटा चश्मा निकाला। हुडी ने जल्दी से नोटों से भरा एक सूटकेस निकाला, पर ज्योतिषी ने काफी देर तक उसे जांचा परखा और हुडी को बेवकूफ कहकर डांटा। अगर कोई चीज पैसों से खरीदी जा सकती तो वो इस दुनिया से गायब ही क्यों होती। हुडी ने ज्योतिषी को घूरा। वो उसे जबरदस्ती छीनने के लिए तैयार था, लेकिन ज्योतिषी ने बिना घबराए अपना जादुई बैग उठाया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने छीनने की हिम्मत की तो वो इस बैग के अंदर खिंच जाएगा। यकीन न हो तो कोशिश करके देख लो। बैग के अंदर ब्लैक होल जैसे भंवर को देखकर हुडी भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाया। देश के अपने कानून होते हैं और घर के अपने नियम। यहाँ का नियम है एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। अपनी सबसे कीमती चीज से इसका सौदा करो। हुडी एक पल के लिए गहरी सोच में पड़ गया और तभी ली येन को एक दूसरे देवता ने घेर लिया, क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं थी कि ली येन ने एक इंसानी औरत के लिए अपनी फॉक्स ब्रीड और पूरा जंगल छोड़ दिया। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। शी दाओ का दिमाग गॉसिप से भरा हुआ था। वो ली येन और उस लड़की की लव स्टोरी जानने के लिए उत्सुक था। उसने उसे बेवकूफ कहा कि वो फिर से एक इंसान के प्यार में पड़ गया। ली येन भी एक घिसे पिटे डायलॉग सुनकर तंग आ गया था। उसने सीधे उसे उठाकर पटक दिया और शिदाओ को गाड़ी पर दे मारा। काफी देर की लड़ाई के बाद जिया को पता चला कि वे दोनों असल में सालों से गहरे दोस्त थे। और दूसरी तरफ हुडी अभी भी सिर खुजाकर सोच रहा था कि उसकी सबसे कीमती चीज क्या है। काफी देर सोचने के बाद उसने अपना फोन उठाया और ली येन को कॉल किया। ली येन ने देखा कि उसी का फोन है तो तुरंत काट दिया। शिदाओ शिकायत कर रहा था कि इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल है। शुक्र है कि टिकटॉक पर सुबह से शाम तक परफॉर्म करके 500 साल मेहनत करने के बाद आखिर में वो एक घर खरीद पाया। अपने अच्छे दोस्त को आराम देकर ली येन ने जल्दी से अपना फोन निकाला और काम की बात करने लगा। उसने शिदाओ से पूछा कि क्या उसने जी या के माता पिता को देखा है। 21 साल पहले वे उसके इलाके फॉक्स रिज से अचानक गायब हो गए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि शिदाओ फौरन बता देगा कि एक्सीडेंट का दिन 3 मार्च था। उसे घटना वाले दिन की याद आई। एक गहरे नीले रंग का सूट पहने एक आदमी उससे मिलने आया था। उसने बताया था कि 3 तारीख को फॉक्स रिज में एक एक्सीडेंट होगा। क्योंकि वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाले काम में शामिल नहीं होता, इसलिए उसने अपने आदमियों को उधार नहीं दिया। पहले तो उसे लगा कि वो कोई शैतान है जो इंसान का रूप धर कर आया है, पर बाद में पता चला कि वो एक इंसान था। जिया ने जल्दी से उस आदमी के हुलिये के बारे में और पूछा। शिदाओ को ठीक से याद तो नहीं था, पर उस वक्त वो आदमी एक अधेड़ उम्र का था। उसके माथे पर स्याही का निशान था। ये वो निशान था जो पुराने जमाने में अपराधियों के माथे पर लगाया जाता था, और उस आदमी के माथे पर पश्चिमी राजधानी शब्द लिखा था। शिदाओ ने जिया को आगाह किया कि उस एक्सीडेंट का मकसद शुरू से ही उनकी बेटी थी।
इसके बाद शिदाओ ने ली येन को किनारे ले जाकर उससे कहा कि वो जिया को अपने पास बिल्कुल न रखे, क्योंकि जो आदमी उससे मिलने आया था उसने कहा था कि उसके शरीर में राजा की आत्मा का टुकड़ा है और साथ ही राजा की बुरी नीयत भी। लियन ने जिया की तरफ देखा और उसे वो पल फिर से याद आ गया। लियन लोमड़ी की मदद से असली मास्टरमाइंड को बाहर निकालना चाहता था, इसलिए उसने जूते पर एक जादुई निशान बना दिया और जिया को समझाया कि मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। लोमड़ी उन्हें उस आदमी तक ले जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज उसे नजरों से ओझल नहीं होने देना है। दोनों ने जाल बिछा दिया और फिर से ज्योतिषी की झोपड़ी में वापस आ गए। मिलते ही दोनों ने एक दूसरे को गुस्से से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सौतन अपनी असली कॉम्पिटिटर से मिल रही हो, और भाइयों के बीच जलन की फीलिंग भी थी। लोमड़ी ने इम्पेशेंटली चिल्लाकर कहा, बूढ़े जल्दी अंदर आओ। लियन ने देखा कि ज्योतिषी फिर से मनगढ़ंत कहानियां सुनाने वाला है, तो उसने ज्योतिषी की दाढ़ी खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, पर हैरानी की बात ये थी कि वो असली थी। लोमड़ी ने उसे जल्दी से जांचने का इशारा किया कि ये चीज वाकई उसकी सबसे कीमती चीज है या नहीं। बूढ़े ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और ली येन के चेहरे की जांच पड़ताल करने लगा। लोमड़ी को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। इतना सब घूमने के बाद उसका भाई ही उसकी सबसे कीमती चीज निकला। लोमड़ी ने बेमन से चश्मा उठाया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, और ली येन को अब तक समझ नहीं आया था कि उसे एक चीज की तरह बेचा जा चुका है। लोमड़ी को बाहर जाते देख जिया बहुत घबरा गई। ली येन ने उसे शांत रहने का इशारा किया। बाहर निकलकर लोमड़ी ने देखा कि जमीन पर से उसके जूते गायब हैं। वो मुंह ही मुंह में ली येन को कोसने लगा कि वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। फिर उसने ली येन के जूते पहने और लापरवाही से चला गया। मौका देखकर ली येन और जी या जल्दी से उसका पीछा करने के लिए उठे, पर ज्योतिषी ने ली येन को फौरन पकड़ लिया। जिया ने दरवाजा खोला तो देखा कि लोमड़ी दूर जा चुकी है। वो जल्दी से वापस आकर ली येन को जल्दी करने के लिए कहने लगी, पर अगले ही पल ली येन काले धुएं में बदल गया और बैग में समा गया। इस सीन से घबराई जिया ने पूछा कि वो आदमी कहाँ गया। जिया ये सुनकर सन्न रह गई। उसने पुनर्जन्म के राजा से पूछा कि ली येन को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। पुनर्जन्म के राजा ने कहा कि सौदे के नियम वही हैं, अपनी सबसे कीमती चीज लाकर दो। तो जी या घर जाकर अपने माता पिता का दिया हुआ म्यूजिक बॉक्स ले आई और कहा कि ये उसकी सबसे कीमती चीज है। पुनर्जन्म के राजा ने उसे बताया कि उसकी सबसे कीमती चीज आखिर है क्या। पुनर्जन्म का राजा जी या से तंग आ गया था, इसलिए उसने मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर उसकी आंखों में झांका। इस जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। जिया के शरीर में एक बहुत ही खास चीज थी। वो थी 1000 साल पुरानी फॉक्स बीड। उसने ली येन के बदले फॉक्स बीड देने का प्रस्ताव रखा। जिया ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उस वक्त जिया को फॉक्स बीड की अहमियत नहीं पता थी, और इस तरह फॉक्स बीड ले ली गई और ली येन को वापस लाया गया। वापस आकर ली येन ने जिया से पूछा कि उसने ये कैसे किया। जिया ने बहुत सी रोमांटिक बातें कहीं, सिवाय इसके कि उसने फॉक्स बीड से सौदा किया है। और तभी लाल ड्रैगन के पुनर्जन्म वाले छोटे लड़के ने जिया के शरीर से फॉक्स बीड के गायब होने को महसूस कर लिया और उसने फिर से खाना शुरू कर दिया। चीखने की आवाज के साथ जमीन पर सिर्फ एक नकली नाखून रह गया। औरत का हाथ तुरंत एक सूखी टहनी में बदल गया और उसे घर के अंदर खींच लिया गया। लड़के ने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया, और जब वो दोबारा बाहर आया तो वो एक पूरी तरह से बदला हुआ वयस्क लाल ड्रैगन था। और फॉक्स बीड की सुरक्षा खोने के बाद जिया के शरीर पर बचे हुए लाल ड्रैगन के निशान भी धीरे धीरे अपने मालिक को बुलाने लगे। दुओ यीपो को भी उसी वक्त उन निशानों का एहसास हुआ। ली येन का चेहरा हैरानी से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है, पर दुओ यीपो का हाँ में जवाब सुनकर वो टूट गया। खुद के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आई यिंग ने उस वक्त लाल ड्रैगन से छुटकारा पाने के लिए खुशी खुशी अपनी जान दे दी थी। पर 600 साल तक पुनर्जन्म लेने के बाद भी वो शैतान अब भी उसके शरीर में क्यों था। दुओ यीपो ने कहा कि यही उसकी किस्मत है, लेकिन ली येन ने 600 साल तक जो दुख झेला था वो कैसे इतिहास को दोहराने दे सकता था। फोगोंग ने जल्दी से बीच बचाव किया और ली येन को शांत रहने की सलाह दी। दुओ यीपो ने तो उसे अनदेखा ही कर दिया, पर ली येन अब भी नहीं माना। उसने गुस्से में दुओ यीपो को डांटा कि अगर जी या ने फिर से अपना पिछला जन्म दोहराया तो चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो या इंसानी दुनिया, वो सब कुछ तबाह कर देगा। फोगोंग ने जल्दी से समझाने की कोशिश की कि दुओ यीपो भले ही दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं करती, पर वो तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानती है।
लियन बेशक फोगोंग की बात समझता था। सब उसे जिया से दूर रहने की सलाह दे रहे थे। अगर वो फिर से इसमें फंसा तो दोनों में से किसी एक को मरना ही होगा। पर ये जानते हुए भी लियन ने फैसला किया कि वो अपनी जान देकर भी जिया की रक्षा करेगा। जिया की रक्षा करने के लिए उसने एक पल के लिए भी उसके पास से न हटने का फैसला किया। सोते समय भी वो उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता था। जब जिया ने उसे बाहर जाने को कहा तो वो दरवाजे की दरार से उसे घूरने लगा। जी या गुस्से से भर गई और मुंह से निकल गया, तो फिर बिस्तर पर ही सो जाओ। और वो बूढ़ा सच में बिस्तर पर चढ़ गया। इस पल अगर तुम्हें खुद अजीब नहीं लग रहा तो अजीब लगने वाला यकीनन कोई और होगा। इस एक साथ बिस्तर पर सोने के पल का पहाड़ के देवता ने पूरे 600 साल इंतजार किया था, अपने सामने उस चेहरे को देखते हुए जिसने उसे दीवाना बना दिया था। उसके असीम दर्द को सिर्फ वो खुद ही महसूस कर सकता था। सुबह होने से पहले ही लियन नाश्ता बनाने के लिए उठ गया। छोटे भाई ने ये देखा तो उससे रहा नहीं गया। पूरी कढ़ाई काली जली हुई मछलियों से भरी थी। सूखी मछलियों का पूरा एक बैग बर्बाद होकर बस मुट्ठी भर रह गया था। छोटे भाई ने सूप का एक घूंट चखा और उसे एक तरफ हटने को कहा। जब जिया नीचे आई तो उसने देखा लियन चूल्हे के सामने काम में लगा था और उसके सिर पर एक सूखी मछली रखी हुई थी। जिया ने मेज पर तरह तरह के पकवान देखे और उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। और दूसरी तरफ हुडी जैसे ही बाहर निकला एक छोटे बच्चे से टकरा गया। हुडी हैरान परेशान रह गया, पर वो छोटा बच्चा अब भी अपनी ही धुन में मग्न था। वो बच्चा उससे चिपककर बातें करता रहा, पर हुडी उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहता था। हुडी की जाती हुई पीठ को देखकर छोटे बच्चे ने जिद में अपनी नाक पोंछी। अचानक उसने देखा कि झाड़ियों में एक छोटा लकड़ी का चश्मा पड़ा है, तो उसने उसे उठा लिया। अगले दिन हुडी पागलों की तरह झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहा था। उसने सड़क के किनारे लगे सीसीटीवी की तरफ देखा और जल्दी से अपने आदमी को फोन किया। उसे सीसीटीवी देखने में मदद करने के लिए कहा, ताकि पता चल सके कि चश्मा किसने उठाया। उसने देखा कि वो छोटा बच्चा चश्मा पहने हुए बेवकूफों की तरह सड़क पर घूम रहा है और बीच बीच में चश्मा उतारकर चेक भी कर रहा था। और तभी उसके आदमी को वो शख्स मिल गया था जिसने चश्मा उठाया था। हुडी ने देखा तो वो कल वाला ही नाक पोंछने वाला बच्चा था। वो छोटा बच्चा वो जादुई चश्मा पहने हुए था और बेवकूफों की तरह सड़क पर घूम रहा था। अचानक वो एक लड़की से टकरा गया। लड़की ने जल्दी से मुड़कर पूछा कि क्या वो ठीक है। छोटे बच्चे ने चश्मा उतारा और फिर पहन लिया। उसके सामने खड़ी लड़की असल में एक महल की दासी थी। लड़की का मन अचानक बहुत खुश हो गया। छोटे बच्चे ने फिर उसके बगल वाले आदमी को ध्यान से देखा। आदमी डरकर जल्दी से अपनी सफाई देने लगा। जिया भी वहां आ गई, पर छोटा बच्चा उसे देखते ही पीछे हट गया। जिया ने झुककर पूछा कि क्या हुआ। छोटे बच्चे ने उदास चेहरे से उसे देखा और कहा। जिया बिना कुछ समझे वहीं खड़ी रह गई। छोटा बच्चा घबराकर चश्मा उतारकर भाग गया और हैरान परेशान जिया को वहीं छोड़ गया, जो अजीब तरह से उठकर चेक कर रही थी। क्या मैं सच में इतनी बदसूरत हूँ? हुडी ने उस छोटे बच्चे को पकड़ लिया और उसे चश्मा देने को कहा। छोटा बच्चा रोते बिलखते उसे घूर रहा था, पर हुडी अभी भी अकड़ दिखा रहा था। अगर ये पहले होता तो तुम कब के मेरे हाथों मारे जा चुके होते। छोटा बच्चा उससे डरकर मुंह फुलाए खड़ा था, पर अब भी अपने जादुई चश्मे को घूर रहा था। पर अगले ही पल हुडी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। सामने खड़ा वो छोटा बच्चा असल में उसके प्यारे कुत्ते ज्योहे का पुनर्जन्म था। उसे याद आया कि जब वो पहली बार उसके पास आया था तो वो कितना खुश था और कैसे वो अकेले उसके साथ रहता था। और ज्योहे को अलविदा कहते समय उसका दिल टूट गया था। वो खुद को और रोक नहीं पाया, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उस छोटे बच्चे का चेहरा देखकर वो फिर मुड़कर चला गया। जो दिल दहला देने वाला दर्द उसने पहले सहा था, वो उसे दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। पर वो छोटा बच्चा फिर से उसके पीछे आ गया। आखिर में हुडी ने सामने खड़े उस बच्चे को देखा और उसे छोड़ नहीं पाया। उसने उसे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और ड्रिंक्स खिलाईं। हुडी ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की, पर उस छोटे बच्चे की सोच तो कहीं और ही उड़ रही थी। दोनों की बातें बिल्कुल अलग अलग ट्रैक पर थीं। छोटे बच्चे को मजे से खाते पीते देखकर हुडी का दिल भी इमोशनल हो गया। खासकर उस पर लगे लाल लाल फल किसी के भी मुंह में पानी ला दें। अनजाने में ही उसे छूने की इच्छा होती है। प्रेसिडेंट ने सबको बताया कि यहाँ बस 2 नियमों का पालन करना है। पहला, लैंटर्न ग्रास को न छूना। दूसरा,
भूलकर भी दूसरी मंजिल पर न जाना। पार्टी के बीच में जिया को अचानक वॉशरूम जाना पड़ा, पर जब वो बाहर आई तो उसे ऊपर से कोई आवाज सुनाई दी। खाना बना रहे शेफ्स को बेफिक्र देखकर उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना होगा, पर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, कमरे के अंदर लाल ड्रैगन ने फिर से डंडी उठाई और बार बार दरवाजा पीटने लगा। जी या धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर चढ़ गई, जैसे कोई ताकत उसे उस दरवाजे की ओर खींच रही हो। पर जब उसे होश आया तो उसे लगा कि उसका दूसरी मंजिल पर घूमना ठीक नहीं है, तो वो वापस मुड़ गई। पर अचानक उसके पैर में कुछ चुभ गया। उसने झुककर उसे उठाया तो वो एक डिजाइन वाला नकली नाखून था। जब वो इसी उलझन में थी तो अंदर से दरवाजा खटखटाने की आवाज फिर से आने लगी। वो फिर धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ गई। अंदर से लाल ड्रैगन उसे अंदर आने के लिए बुला रहा था। जैसे ही जिया दरवाजा खोलने वाली थी, अचानक फोन बज उठा। वो ली येन था, जो पूछ रहा था कि पार्टी कितने बजे खत्म होगी ताकि वो उसे लेने आ सके। जिया ने उसे घर पर आराम करने को कहा और बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ टैक्सी से वापस आ जाएगी। प्रेसिडेंट ने उससे पूछा, मैंने कहा था ना कि दूसरी मंजिल पर नहीं आना है, पर उसे तो अंदर से साफ साफ अजीब आवाजें आ रही थी। प्रेसिडेंट ने बस इतना कहा कि खिड़की बंद नहीं थी। असल में प्रेसिडेंट ही लाल ड्रैगन का पाला हुआ आदमी था। कई साल पहले उसने अपने पूरे परिवार की किस्मत दांव पर लगाकर लाल ड्रैगन से एक लैंटर्न ग्रास का फल का पेड़ हासिल किया था। अपनी जिंदगी बचाने के साथ साथ वो लाल ड्रैगन को उसका दूसरा शरीर ढूंढने में मदद कर रहा था। जिया के माँ बाप को उसी ने मारा था। उसी वक्त लियन को हुडी का अचानक फोन आया। उसने बताया कि उसने उस औरत को एक छोटा सा तोहफा भेजा है, जिसका नाम है बाघ की मूंछें। ये सुनते ही लियन हवा की तरह घर की ओर भागा। वो पागलों की तरह जिया को फोन कर रहा था और उस वक्त जिया वो छोटा चश्मा लेकर शीशे के सामने खड़ी थी। चश्मा पहनकर वो इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा जैसे कुछ खास नहीं है, पर जैसे ही उसने चश्मा उतारा, शीशे में दिख रही उसकी परछाई ने अब भी चश्मा पहना हुआ था और हिली तक नहीं। उसने धीरे धीरे फिर से चश्मा पहन लिया। लियन आखिरकार भागकर घर पहुंचा, पर उसे यकीन नहीं था कि जिया ने आखिर क्या देखा है। उसने देखा कि वो दुखी होकर रो रही है और बड़बड़ा रही थी कि पिछले जन्म में उसने ही उसे मारा था। शुरू से ही मकसद लाल ड्रैगन को पकड़ना था और उसे एक बलि का बकरा बनाकर छोड़ दिया गया। लियन कुछ समझाना चाहता था, पर फिर उसे दादाजी की बात याद आ गई कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि इस जन्म में जिया उससे नफरत करे और वो उस समय की आ यिंग की तरह न बने, जिसने लाल ड्रैगन को अपना शरीर लेने से रोकने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जिया ने टूटे दिल से ली येन को कोसा, पर ली येन उसे और भी दुखी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो ऊपर से बेरहम और पत्थर दिल होने का नाटक कर रहा था, पर अंदर ही अंदर वो चुपचाप उसके पास रहकर उसकी रक्षा कर रहा था। जिया ने उस हॉल को देखा जहां ली येन उसका इंतजार नहीं कर रहा था। कल का वो खुशनुमा मंजर जैसे अभी भी आंखों के सामने था। दोनों के बीच आई इस दरार ने लाल ड्रैगन को एक मौका दे दिया। उसे महसूस हुआ कि हुडी और ली येन के बीच अभी भी भाईचारे का रिश्ता टूटा नहीं है। इसलिए उसने इसे परखने के लिए एक छोटा सा खेल खेलने का फैसला किया। हरी टोपी पहने एक अधेड़ उम्र की औरत ने हुडी का दरवाजा खटखटाया। उसे हरी जूस की एक बोतल देते हुए उसका हाथ छू लिया। हुडी को लगा कि वो कोई सेल्स वुमन है। उसने उसे दरवाजे पर लगा सेल्समैन मना है का बोर्ड देखने को कहा, पर जैसे ही वो घर के अंदर वापस आया, उसे अलमारी से गाने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ा। जितना वो सुन रहा था उतना ही उसे गड़बड़ लग रहा था। दरवाजा खोलकर अंदर जाने के बाद वो उस घर में पहुंच गया जहां वो बचपन में अपनी इंसानी माँ के साथ रहता था। गांव वालों ने हुडी के सिर पर डंडे से मारा। वो झोपड़ी के अंदर गया। उसकी माँ डर के मारे एक कोने में कांप रही थी। अंदर जाकर हुडी बस ये पक्का करना चाहता था कि उस दिन उसकी माँ ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, पर वो उसे बचाने के लिए बाहर नहीं आई। माँ ने नफरत से उससे कहा कि उसे जन्म ही नहीं देना चाहिए था। ये कहकर माँ उसे अपने साथ मारने के लिए तैयार हो गई, पर एक पल में हुडी फिर से भूतों के जंगल में पहुंच गया। यहीं पर ली येन ने उसे बचाया था। उसे पता था कि इस बार लियन नहीं आएगा, इसलिए उसने कुल्हाड़ी उठाई और लड़ने लगा। दूसरी तरफ जिया भी अंधेरे के देवता के जादू से नहीं बच पाई।
उसे उस कार एक्सीडेंट में ले जाया गया जहां उसके माँ बाप की मौत हुई थी। जी या चाहे कितना भी चिल्लाए, पापा सुन नहीं रहे थे। वो जिद पर अड़े थे और फॉक्स रिज की तरफ गाड़ी चलाते रहे। और इस तरह ह्यूडी अपने बचपन के भूतों के जंगल में फंस गया और जिया उस फॉक्स रिज में फंस गई जहां उसके बचपन में कार एक्सीडेंट हुआ था। अंधेरे के देवता ने ली एन से कहा, बीवी और भाई, तुम सिर्फ एक को ही बचा सकते हो। ये सुनकर ली एन उसे वहीं मार देना चाहता था, पर अगर अंधेरे का देवता मर गया तो जिया और उसका भाई कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अंधेरे के देवता ने यह भी कहा कि उस मायाजाल में उन्हें जो भी चोट लगेगी वो असल जिंदगी में भी सच होगी। ली एन ने अपने सामने के दरवाजों को देखा और वो दुविधा में पड़ गया। 2 सेकंड सोचने के बाद ली एन आगे बढ़ा और एक दरवाजे का हैंडल घुमाया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भाई को बचाने का फैसला किया। उस वक्त उसका भाई भूतों के झुंड से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में पूरी तरह से निराशा भरी हुई थी। जब वो भूतों का निवाला बनने ही वाला था, ली एन अचानक वहां आ धमका। दोनों ने एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की, पर भूतों की संख्या बहुत ज्यादा थी और मरने के बाद वे फिर से जिंदा हो सकते थे। वे केवल अपनी जान बचाकर भाग सकते थे। आखिरकार वे एक पहाड़ी पर चढ़े और दोनों को सांस लेने का मौका मिला। भाई ने हैरानी से ली येन से पूछा कि उसने जिया को बचाने की बजाय उसे क्यों बचाया। ली येन ने कहा कि वो तो अपनी पत्नी को ही बचाने वाला था, पर दरवाजा खोलते समय गलती से गलत दरवाजा खुल गया। जवाब सुनकर हुडी का दिल थोड़ा उदास हो गया। वो मुड़कर जाने लगा पर जमीन पर गिर गया। तब ली येन ने देखा कि लड़ाई में भाई को एक भूत ने काट लिया था और जहर फैलना शुरू हो गया था। वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। पर भाई ने तो हिम्मत ही हार दी थी। वैसे भी मैं एक बेचारा हूँ जिसे कोई प्यार नहीं करता। भाई को इस तरह हार मानते देखकर ली येन के पास कोई चारा नहीं था। उसे सालों से दबा हुआ राज बताना ही पड़ा, लेकिन मैंने अपना निशाना कभी नहीं चूका। तब जाकर भाई को ली येन की असली मंशा समझ में आई। अंडरवर्ल्ड के दूत के तौर पर राक्षसों और शैतानों का खात्मा करना उसका फर्ज है। पर आखिर में ली येन ने फिर भी रहम दिखाया। भाई की आंखों में आंसू थे और वो ली येन के पीछे भागा। 600 साल की गलतफहमी यहीं खत्म हो गई। दोनों भाई एक दूसरे को सहारा देकर सपने से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढने लगे। ली येन ने भाई से पूछा कि उसे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, क्योंकि ये हुडी का सपना था। अगर वो अपने दिल के डर पर काबू पा ले तो वो सपने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है। हुडी ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा डर ठुकराए जाने से लगता है। बचपन में माँ ने उसे छोड़ दिया और बड़े होने पर ली येन ने। तभी उसे सपने से बाहर निकलने का रास्ता दिखा। वो चट्टान के ठीक सामने था। ली येन ने भाई से कहा कि वो पहले बाहर निकल जाए और खुद अपने शरीर से सभी भूतों को रोकने लगा, पर उनमें से एक फिर भी आगे बढ़ ही गया। भूत ने हुडी का पैर पकड़ा और जोर से खींचा। हुडी ने नीचे देखा तो ये भूत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी इंसानी माँ थी। उसका डर अचानक जाग गया। ली येन ने उसे याद दिलाया कि वो सपने से धोखा न खाए, पर भाई डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। कोई चारा नहीं था। ली येन को छलांग लगानी पड़ी और जबरदस्ती उस भूत को हटाया। फिर वो उस भूत के साथ ही गहरी खाई में गिर गया। तब जाकर हुडी बच पाया। अपने मन के डर पर काबू पाकर वो आखिरकार असल दुनिया में वापस आ गया। जागने के बाद वो अपनी छोटों की परवाह किए बिना ली येन को बचाने के लिए वापस जाने की कोशिश करने लगा, पर एक कदम भी नहीं चल पाया और बेहोश हो गया। हालांकि चट्टान से गिरने के बाद ली येन मरा नहीं था, बल्कि वो शाम के वक्त एक सुनसान रेतीले समुद्र तट पर पहुंच गया। यही वो जगह थी जिसे लॉक ऑफ वॉइड कहा जाता है। यहाँ समय और स्थान का कोई पैमाना नहीं था। आत्मा का कोई वजन नहीं था, बस एक चेतना बची थी। समय दिन ब दिन बीतता गया। वो यहाँ फंसा हुआ था और बच नहीं सकता था। उसका शरीर भी अस्पताल में पड़ा था और कभी जाग नहीं सकता था। पर तभी जिया की तरफ कार एक्सीडेंट हो ही गया। एक्सीडेंट के बाद जब वो जागी तो घर में सब कुछ बदल चुका था। 20 साल से गायब पापा मम्मी अचानक वापस आ गए थे और वे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिया अपनी माँ से लिपटकर बहुत देर तक रोई। ये एक जाना पहचाना अपनापन था, पर उसे शक होने लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। पर अगर ये सपना है भी तो क्या? इस वक्त वो जागना ही नहीं चाहती थी। वो अपने माता पिता के बनाए लजीज खाने का मजा ले रही थी और सोच रही थी कि ये सबसे खुशी का पल है। पर उसे बार बार पानी की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी।
असल में ये अस्पताल में उसके बिस्तर के पास लगी ड्रिप की आवाज थी। असल जिंदगी में वो कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई थी। छोटे भाई ने देखा कि बड़े भाई और भाभी की सांसें कमजोर होती जा रही हैं। दोनों के शरीर काम करना बंद कर रहे थे। वो मदद के लिए दुओइपो से गुजारिश करने अंडरवर्ल्ड पहुंची। उसने दुओइपो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। वो मरने के बाद अपना सारा वक्त देने को तैयार थी, बस एक लाल धागे के बदले जो 6 लोगों को जोड़ता है। तो उसने ली येन और जी या को एक साथ रखा और दोनों को लाल धागे से बांध दिया। वे जाग पाएंगे या नहीं, ये सब अब किस्मत पर था। अचानक जी या के घर में फोन की घंटी बजी। जिया ने कांपते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक अनजानी आवाज आई। फोन काटने के बाद जिया ने देखा कि फोन का तार तो लगा ही नहीं था। ये सब बहुत अजीब था। उसे एहसास हुआ कि शायद ये असलियत नहीं है। खुद को होश में रखने के लिए जिया ने मेज पर रखा पेन उठाया और अपने हाथ में जोर से घोंप दिया। तेज दर्द ने आखिरकार उसे होश में ला दिया। आखिर में सिर्फ ली येन अकेला रह गया। ये बंजर जमीन ही उसके दिल का नर्क थी। पता नहीं वो कब तक चलता रहा। ली येन की सारी हिम्मत आखिरकार जवाब दे गई। वो और नहीं टिक सका और नीचे गिर गया। तभी अंधेरे का देवता अंदर आया। वो ये जांचने आया था कि ली येन वाकई मर गया है या नहीं, और ली येन के शरीर को लाल ड्रैगन को भेंट करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, ली येन ने उसे पकड़ लिया। असल में ली येन ने जानबूझकर मरणासन्न होने का नाटक किया था, सिर्फ अंधेरे के देवता को अपने सपने में फंसाने के लिए। जब वो चट्टान से गिरा था तो भारहीनता के कारण वो हु डी के सपने से बाहर निकल गया था और ये जगह उसने अपने अवचेतन मन में बनाई थी। ये उसका अपना इलाका था। वो जानता था कि अंधेरे के देवता का डर भुला दिया जाना है, क्योंकि कोई भी परियों की कहानी उसके लिए नहीं लिखी गई थी। इसलिए एक बार जब अंधेरे का देवता इस सपने में कदम रख देगा तो वो बचकर नहीं निकल पाएगा। और सच में देवता अपनी जगह पर जम गया और हिल नहीं पा रहा था। ली येन उसके पास गया और अंधेरे के देवता की आखिरी बची चेतना के जरिए उसने पर्दे के पीछे छिपे लाल ड्रैगन को पकड़ लिया। यह पुनर्जन्म वाले लाल ड्रैगन के साथ उसकी पहली भिड़ंत थी। उसने लाल ड्रैगन का कॉलर पकड़ा और एक बटन तोड़ लिया और फिर अंधेरे के देवता का खेल खत्म हो गया। दूसरी तरफ जिया सड़कों पर बिना किसी मकसद के घूम रही थी। ली येन के बिना इन दिनों में उसे कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा था। अचानक साफ आसमान में बारिश होने लगी। सिर उठाकर देखा तो एक आदमी सड़क के उस पार खड़ा था। जैसे ही लाल छाता धीरे धीरे उठा, जिया भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। ली येन सड़क पार करके जिया के पास आना चाहता था, पर जिया ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने मन ही मन में ली येन से कहा, तुम वहीं खड़े रहो, हिलो मत। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। फिर वो भागकर ली येन के गले लग गई, पर मौत के मुंह से बचकर निकला हु डी अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं था। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। हु डी को लगा कि उसका भाई आया है। उसने बड़ी उम्मीद से दरवाजा खोला, पर सामने वाले को देखकर चौंक गया। प्रेसिडेंट एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। ये देखकर कि हु डी की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसे लैंटर्न ग्रास का फल खाने के लिए उकसाने लगा। जब उसने देखा कि हु डी नहीं मान रहा, तो उसने अपनी रणनीति बदली और नरमी गर्मी दोनों दिखाई। उसने समझाने की कोशिश की कि ली येन का भूतों के जंगल में जाना बस एक गलत फहमी थी, पर इस बार हु डी उसकी बकवास पर यकीन नहीं करने वाला था। हजारों साल पहले जब वे पहली बार मिले थे, हाथ बढ़ाते ही हु डी का एहसान चुकाने वाला खास प्रभामंडल चमक उठा। एक बार हु डी ने गलत समझ लिया था कि ली येन उसे मारना चाहता है, और उसी एक पल की नफरत ने बुरे इंसान को मौका दे दिया। नकाबपोश आदमी नीचे झुका और लैंटर्न ग्रास का फल हु डी के मुंह में डाल दिया। पल भर में ठीक हो चुके हु डी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि नकाबपोश आदमी अच्छा इंसान नहीं है, पर फिर भी उसने उसे जान बचाने वाले का दर्जा देकर उसके साथ एहसान चुकाने का वादा कर लिया, और दोनों के हाथों पर कॉन्ट्रैक्ट का प्रभामंडल भी एक साथ चमक उठा। अपने हाथ पर बने कॉन्ट्रैक्ट के निशान को देखकर हु डी को बहुत पछतावा हुआ, पर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाने पर हु डी उसे तोड़ नहीं सकता था। जब हु डी को होश आया तो उसे पता चला कि उसका इस्तेमाल किया गया है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रेसिडेंट ने एक लैंटर्न ग्रास का फल तोड़कर हु डी को दिया और कहा कि उसे एहसान चुकाने के लिए जिंदा रहना ही होगा। उसे 2 दिन का वक्त दिया गया कि वो ली येन को उसके हवाले कर दे। हु डी टूटे दिल से प्रेसिडेंट के विला से निकला। उसने उस सुनहरे डैफोडिल को देखा जो ली येन ने उसे दिया था। उसने एक पंखुड़ी तोड़ी और मुंह में रख ली।
आंसू तुरंत बह निकले। वो बस आखिरी तिनके का सहारा ले सकता था। वो कोई रास्ता ढूंढने के लिए दुओ यीपो के पास गया, पर दुओ यीपो चाहती थी कि वो अभी नर्क में चला जाए। दुओ यीपो उसके मन की हर बात जानती थी। हुडी ने भी बात को और नहीं घुमाया। वो अपना एहसान चुकाने का वादा तोड़ना चाहता था, पर दुओ यीपो ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और आते ही उसके गुनाहों की रिपोर्ट पढ़ने लगी। हुडी ने साफ कहा कि उसे नर्क जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई रास्ता मिल जाए। ये देखकर कि हुडी कुछ करने का इरादा नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट ने आग में घी डालने का काम किया। उसने लियन के लिए उसके नए बने भाईचारे को उकसाया, बातों बातों में इशारा किया कि उसे फिर से छोड़ दिया गया है। हुडी तुरंत आपा खो बैठा। लियन की बातें फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। दिल में चुभने वाली बातें हुडी के कानों में गूंज रही थीं, पर मरते मरते उसे बताया कि उसने उसे कभी नहीं छोड़ा था। हुडी अब भी ठुकराए जाने के दर्द में डूबा हुआ था। तभी प्रेसिडेंट ने फिर से तेल छिड़का। उसने तुम्हें भूतों के जंगल में बचाया। सिर्फ जिया को बचाने के लिए एक नाटक था। तुम तो बस एक मोहरा थे। प्रेसिडेंट बिना रुके अपनी पूरी ताकत से बोलता रहा। हुडी को धुंधला धुंधला याद आया कि लियन ने एक बार कहा था, अगर तुमने जिया को छुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या उसे सच में लियन के लिए अपनी जान देनी चाहिए, जिसके दिल में सिर्फ वो औरत है? मन में बेवजह का गुस्सा लिए हुडी ने लियन से साफ साफ पूछने का फैसला किया, पर वो सीधे एक रोमांटिक सीन के बीच में पहुंच गया। लियन और जी या एक साथ गाड़ी में जा रहे थे। ड्रैगन को भी मन में शक था। उसने प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या हु डी जाल में फंस गया है। प्रेसिडेंट को पूरा यकीन था लियन के लिए हुडी का जो गहरा जुनून था वो यकीनन लियन को मौत के घाट उतार देगा, पर पहाड़ के देवता की ताकत को भी कम नहीं आंका जा सकता। आखिर उसी की वजह से वो 100 साल तक सोता रहा था। प्रेसिडेंट ने ड्रैगन से कहा कि वो पूरी तरह से निश्चिंत रहे। उसने जो 3 जाल बिछाए हैं, अगर उनमें से एक भी काम कर गया तो वो दुश्मन को बुला सकता है। हुडी गाड़ी में बैठे काफी देर तक परेशान रहा। आखिर में उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने ली येन को फोन किया, पर उसे वो जवाब नहीं मिला जो वो सुनना चाहता था। वो फिर से प्रेसिडेंट के घर गया। उसने एहसान चुकाने के लिए ली येन को खत्म करने की बात मान ली, पर वो सिर्फ उसे लालच देकर बाहर लाएगा। बाकी मारने के काम से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। प्रेसिडेंट हंसा और जल्दी से एक बोतल निकालकर हुडी को दी। बस लियन को ये पिलाना है। अब से हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। खेल खत्म होने तक आज रात कोई भी विला से बाहर नहीं जाएगा। अगले दिन लियन एक पहाड़ी बंगले पर बुलाया गया और प्रेसिडेंट गाड़ी में बैठे अंदर के कैमरों पर नजर रख रहा था। मौत के मुंह से लौटे दोनों भाई फिर से मिले। लियन हमेशा की तरह बेफिक्र था और हुडी ने मौका देखकर वो दवा कॉफी में मिला दी। प्रेसिडेंट दोनों भाइयों की हर हरकत पर नजर रख रहा था। लियन जैसे ही कप उठाने वाला था, हुडी ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रोक लिया और फिर से पूछने लगा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? लियन ने आंखें बंद कर ली। वो जैसे पागल होने वाला था। पता नहीं वो फिर से क्या गलत समझ बैठा। उसने तो अपनी तरफ से बहुत कुछ किया था, पर हुडी तो एक ही बात पर अड़ा हुआ था। लियन ने साफ साफ जवाब दिया, परिवार हो, और वो भी ऐसा परिवार जो उस पर अंतहीन रौब जमाता है। एक अकड़ू परिवार। ये देखकर कि लियन का पारा चढ़ रहा है, हुडी अब भी अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। उसे बस यही लग रहा था कि लियन उस औरत के साथ उससे बेहतर सुलूक करता है। लियन केवल प्यार से उसे समझा सकता था, जो कई 100 साल का हो चुका था, पर अब भी एक बागी किशोर की तरह था। जिया तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। भले ही उसका भी पारिवारिक इतिहास दुखद रहा है, पर वो तुम्हारी तरह अंतहीन दुख में डूबी नहीं रहती। इतनी देर बहस करने के बाद भी उसे वो जवाब नहीं मिला जो वो चाहता था। और दूसरी तरफ दुओ यीपो और उसके पति में झगड़ा हो रहा था। जब भी उनके बेटे का जिक्र होता, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। पति शिकायत कर रहा था कि पत्नी उस वक्त इतनी पत्थरदिल क्यों थी। पत्नी ने उसे तुरंत बाहर जाने को कहा, पर पति अब भी नहीं माना। अगर तुमने उस वक्त उसकी पत्नी को नहीं मारा होता तो बेटा भी खुद को खत्म नहीं करता। पत्नी को तुरंत गुस्सा आ गया। असल में उस वक्त बहू पर लाल ड्रैगन जैसे एक शैतान का कब्जा था। अगर वो उसे नहीं हटाती तो पूरा प्रायद्वीप एक अजीब बीमारी की चपेट में आ जाता। पति की नासमझी के सामने पत्नी कुछ और समझाना नहीं चाहती थी, पर कौन जानता था कि जब भी बेटे की बरसी आती है, एक माँ होने के नाते उस दिल चीर देने वाले दर्द को और कौन महसूस कर सकता है। बेटे के जीते जी पहने हुए जूते गले से लगाकर
भले ही उसके दिमाग में बेटे के लिए माफी की बातें साफ साफ गूंज रही थीं, पर खुदकुशी से मरी आत्मा आखिर में हवा में विलीन होकर हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। पत्नी ने उस दिल तोड़ देने वाले पल को अपने लिए ही रखा। अचानक सोफे पर रखा फोन बजने लगा। पति का फोन भी उसी वक्त बज उठा। अंडरवर्ल्ड से संदेश आया था कि बड़ी संख्या में अज्ञात कारणों से खुदकुशी करने वाली आत्माएं आ रही हैं और वे सब मौत की लिस्ट में नहीं थीं। पत्नी को अंदाजा हो गया कि ये लाल ड्रैगन का काम है, पर यह तो बस शुरुआत थी। पति पत्नी दोनों जल्दी से लाल ड्रैगन को खत्म करने का तरीका ढूंढने लगे। हॉल में हुडी ने अपनी जेब से जहर की बोतल निकालकर उसे दे दी, पर जब उसे एहसास हुआ कि कॉफी में कुछ गड़बड़ है तो उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। जिस भाई को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उसका ऐसा हश्र देखकर उसने बस लाचारी से एक शिकायत की। लियन आखिरकार जमीन पर गिर गया। हुडी के बचपन का वो साया जिसे वो कभी पार नहीं कर पाया, आखिरकार उसने अपने ही हाथों से अपने भाई को नर्क में भेज दिया। कैमरा फुटेज से पता चला कि मौका सही है। प्रेसिडेंट जल्दी से गाड़ी से उतरा और बार बार ली येन के शरीर को अपने पैर से छूने लगा। काफी देर तक ध्यान से देखने के बाद जब उसे पक्का हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तो वो संतोष से मुस्कुराया और जल्दी से ये खुशखबरी लाल ड्रैगन को दी। हुडी की आंखें वॉइड में देख रही थीं। सामने जो कुछ भी हो रहा था उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। फोन उठाते ही लाल ड्रैगन ने प्रेसिडेंट से कहा कि वो बस पहुंच ही रहा है। हुडी ने अपनी घड़ी देखी। कॉन्ट्रैक्ट की टाइम लिमिट खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। वो जल्दी से उठा और प्रेसिडेंट से कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म करने को कहा, पर उस चालाक बूढ़े ने जोर देकर कहा कि उसे ली येन का दिल चाहिए। हुडी ने गुस्से में कहा, बात तो सिर्फ आदमी को लाने की हुई थी, पर अब वो मनमाने ढंग से शर्तें बढ़ा रहा था। प्रेसिडेंट बस लाल ड्रैगन के आने का इंतजार कर रहा था। हुडी का सब्र जवाब दे गया। हुडी के गुस्से के सामने प्रेसिडेंट ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि हुडी का कॉन्ट्रैक्ट उसे अपने जान बचाने वाले को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता था। हुडी को इतना मजबूर कर दिया कि वो शैतानी से मुस्कुराया और प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया कि उसकी किस्मत में तो गुलाम बनना ही लिखा है, मालिक के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ने तुरंत चेतावनी दी, बस मेरा एक बार कहना है, हुडी एहसान चुकाओ और कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें बिना किसी सीमा के उसका पालन करने पर मजबूर कर देगा। पर हुडी इस बार बिल्कुल अलग था। उसने सीधे जवाब दिया, तुम तो एक ऐसे जानवर हो जिसने अपने ही खून के बदले अपनी जान खरीदी है। हुडी ने उसे तुरंत कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आदेश दिया, पर उस कमीने प्रेसिडेंट ने फिर से निशाना जमीन पर पड़ेली येन की तरफ कर दिया। हुडी ने जोरदार पलटवार किया और सीधे अपने पत्ते खोल दिए। इस बार तो प्रेसिडेंट का दिमाग ही घूम गया। हुडी ने साफ कहा कि भले ही वो खुद एक कमीना है, पर परिवार उसकी एकमात्र कमजोरी है। वो अपने भाई को फंसाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्रेसिडेंट को उसके फैसले पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसे याद दिलाया कि वादा तोड़ने वाले हुडी के लिए सिर्फ मौत ही लिखी है, पर वो एक जानलेवा बात भूल गया था। चालाकी तो हुडी का दूसरा नाम था। प्रेसिडेंट ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। हुडी भी अचानक जमीन से उठ बैठा। सीन में अचानक एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। इससे पहले कि प्रेसिडेंट संभल पाता, लियन ने आराम से हुडी से शिकायत की कि वो बहुत ठंडा सोता है। प्रेसिडेंट वहीं का वहीं खड़ा रह गया। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। असल में पिछली रात से ही दोनों भाइयों ने मिलकर दुश्मन को फंसाने का प्लान बनाया था। जिस पल से वे प्रेसिडेंट के घर में आए थे, उसी पल उन्होंने जीत की घंटी बजा दी थी। बौखलाए हुए प्रेसिडेंट ने जमीन से चाकू उठाकर लियन पर वार कर दिया, पर उसे आसानी से रोक लिया गया और पलटकर उसी पर वार कर दिया गया। बूढ़ा अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने हुडी को तुरंत एहसान चुकाने के लिए ली येन को मारने का आदेश दिया, पर ली येन ने उसका गला पकड़ लिया और चेतावनी दी, अगर मेरे भाई को फिर से तंग किया तो ध्यान रखना कि तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ली येन ने उसे 2 ऑप्शन दिए, या तो हुडी को मारकर खुद मर जाओ या फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर अपनी जान बचाओ। प्रेसिडेंट ने देखा कि उसके पास कोई और चारा नहीं है, तो उसने बेमन से हुडी की तरफ देखा। हुडी ने अपना हाथ उठाया और कॉन्ट्रैक्ट का ऑरा तुरंत चमक उठा। प्रभामंडल की दिशा में चलते हुए उसने धीरे से ली येन का हाथ हटाया जो प्रेसिडेंट का गला पकड़े हुए था। मरता हुआ प्रेसिडेंट अपना घाव पकड़कर वहां से भाग गया। हुडी ने फिर अपनी उंगली पर बने प्रभामंडल को देखा। भाइयों ने मिलकर आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। इसके बाद ली येन ने सबको बताया
कि उसे ड्रैगन को खत्म करने का तरीका मिल गया है। जो ज्योतिषी उन्हें मंदिर में मिला था वो असल में अंडरवर्ल्ड के 10 राजाओं में से एक था। ये सुनते ही हुडी उछल पड़ा। सबसे जरूरी बात यह है कि उसके पास सभी बुराइयों की तलवार है। ये वो जादुई तलवार है जो दुनिया की हर बुराई की जड़ को काट सकती है। और ये पक्का हो चुका है कि ये तलवार सिर्फ ड्रैगन की आत्मा को काटेगी और जिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रात में जगह एक रेस्टोरेंट को चुना गया। हुडी ने सारे तावीज और जाल बिछा दिए। बाकी लोगों ने ड्रैगन को ट्रांसफर करने के लिए एक कंटेनर तैयार किया। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। बस एक आखिरी चीज बाकी थी। क्योंकि वक्त कम था, उन्हें कम से कम समय में ड्रैगन को पकड़ना था। जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। जिया ने पहले सुई से अपना हाथ चुभोया। सिग्नल मिलने से पहले कोई भी पास नहीं आ सकता, ताकि ड्रैगन शरीर से निकलने के बाद बौखलाकर किसी और के शरीर पर कब्जा न कर ले। पर हुडी को चिंता थी कि कहीं वो शैतान लियेन के शरीर में न चला जाए। वो अजगर ही ड्रैगन का आखिरी ठिकाना था। कमरे में घुसे दोनों ही थोड़ा बेचैन थे। जिया ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। हुडी की वाइफ ने सभी बुराइयों की तलवार हुडी को देने के बाद दरवाजे पर तावीज और सील लगा दी। लियेन को फिर से चोट पहुंचाने से बचाने के लिए जिया ने उसे पहले खुद को बांधने के लिए कहा। पर बाहर खड़ा हुडी लगातार बेचैन था। उसे अंदर की स्थिति की चिंता थी। लियेन ने चाकू उठाकर जिया की ओर बढ़ा। उसने धीरे से जिया को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें जरा सी भी चोट नहीं लगने दूंगा। पर जिया का व्यवहार अचानक बदल गया और वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ हंसी। लियेन आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। बाहर आवाज सुनकर हुडी किसी भी कीमत पर अंदर घुसना चाहता था। अगर लियेन को कुछ हो गया तो वो उस औरत को जरूर मार देगा। सबने उसे रोकने की पूरी कोशिश की और उसे शांत रहने की सलाह दी। और कमरे के अंदर ड्रैगन इस वक्त दूसरों की मुसीबत पर खुश हो रहा था। उसने लियेन के सिर को ठोकर मारी। सोचा कि वो सोने का नाटक कर रहा है और एक कुर्सी उठाकर उस पर दे मारी। ये पक्का करने के बाद कि उसकी आत्मा जा चुकी है, ड्रैगन ने अपनी गर्दन पर घिनौनी पपड़ी दिखाई और हाथ बढ़ाकर जोर से नीचे खींचा। और दूसरी तरफ उसके दूसरे शरीर को भी उसी वक्त तेज दर्द महसूस हुआ। आखिर में खून से सनी एक पपड़ी बाहर निकाली गई। फिर उसने पपड़ी को लियेन के मुंह में डाल दिया। ड्रैगन अब नया घर बदलने के लिए तैयार था। पर अगले ही पल लियेन पलटकर खड़ा हो गया। आजकल घर इतने महंगे हैं। वो इसे किसी और को सौंपना नहीं चाहता था। एक शिकारी के पीछे दूसरा शिकारी। ड्रैगन पूरी तरह से चकरा गया था। इस तरह लियेन ने ड्रैगन के शरीर बदलने की शर्त का पता लगा लिया था। असल में वो तथाकथित सभी बुराइयों की तलवार बस हु की पत्नी ने कबाड़ी बाजार से खरीदी थी। ड्रैगन के शरीर बदलने का राज जानने के बाद अब पहाड़ के देवता का अपना खेल शुरू होने वाला था। ड्रैगन इतना डर गया कि उसकी आंखें बाहर आने को थीं। ये कहकर लियेन पपड़ी को अजगर के मुंह में डालने वाला था, पर जैसे ही वो नीचे झुका, लियेन हिचकिचाया। उसने पपड़ी वापस रख ली और उससे आमने सामने लड़ने का फैसला किया। जिया के गिरते ही उसके दूसरे शरीर को भी गंभीर बेचैनी महसूस हुई। वो सड़क पर चलने लगा और जहां भी वो जाता सब लोग गिर जाते। चीख पुकार और डर की आवाजें लगातार आ रही थीं। मजबूर होकर दुओइपो ने जिया की उम्र आज रात तक तय करने का फैसला किया। जब उसके पति को पता चला तो वो बिल्कुल राजी नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बूढ़ी पत्नी ऐसा क्यों करना चाहती है। पत्नी ने प्यार से समझाया, सिर्फ जिया के शरीर में मौजूद ड्रैगन को पकड़कर ही हम बाहर घूम रहे उसके दूसरे शरीर को काबू कर सकते हैं। जो हजारों साल पहले उसके बेटे के साथ हुआ था, अब वही लियेन के साथ हो रहा था। पति नहीं चाहता था कि वो दुखद घटना फिर से हो, पर क्या पत्नी का दिल नहीं दुख रहा था? पर हजारों इंसानों की जान बचाने के लिए पत्नी को ये फैसला लेना ही था। पति अपनी पत्नी से पूरी तरह निराश हो गया और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। और बाहर की दुनिया में वो अजीब बीमारी फैलने लगी थी और जिया भी अपनी मौत का सामना करने वाली थी। ये खबर सुनकर लियेन पत्नी से आमने सामने बात करने गया। वो सब कुछ छोड़ सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी, पर जिया ही उसकी आखिरी सीमा थी। लियेन पागलों की तरह चिल्लाया, पर पत्नी ने बस धीरे से याद दिलाया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हथियार से ड्रैगन को चोट पहुंचा सकते हो? लियेन चौंक गया। पत्नी ने प्यार से समझाया, अब ये स्थिति तुम्हारे लियेन के काबू में नहीं है। जिया ही ड्रैगन का असली मूल शरीर है। अगर वो नहीं मरी तो बाहर उसका दूसरा शरीर खत्म नहीं होगा। जिया की जिंदगी और मौत के सवाल पर
लियन ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। भले ही उसे पत्नी का दुश्मन क्यों न बनना पड़े, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के हथियार उठाकर उसका सामना करेगा। पर आखिर में उसने तलवार फेंक दी और पत्नी से 3 दिन का वक्त मांगा। अगर तब तक वो ड्रैगन को नहीं पकड़ पाया तो वो अपनी जान देकर माफी मांगेगा। पर पत्नी का इरादा पक्का था और बदलने वाला नहीं था। लियन ने जल्दी से वो पपड़ी निकाली जो उसे मिली थी, ये साबित करने के लिए कि वो ये कर सकता है। पर पत्नी की बात ने उसे चुप करा दिया। बेलगाम ड्रैगन अगले 3 दिनों में कितने लोगों की जान ले लेगा? कौन हिम्मत कर सकता है ये कहने की कि जिस इंसान की तुम रक्षा करना चाहते हो वो यकीनन बाकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लियन टूट गया। वो धीरे धीरे पत्नी के पैरों में घुटनों के बल बैठ गया। आखिरी और निर्णायक लड़ाई के लिए ड्रैगन मून मिरर ढूंढने के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट पर भागा। पुनर्जन्म के राजा ने तुरंत भांप लिया कि वो इंसान नहीं है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिया ने बीमारी से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए ड्रैगन के घर जाकर दवा चुराने की कोशिश की, पर जो जानवर महामारी फैलाना चाहता था वो भला बचाने वाली दवा पहले से क्यों तैयार रखेगा? आखिर में जिया का दाम उल्टा पड़ गया। जिया के शरीर में मौजूद ड्रैगन को बाहर बुला लिया गया। घर लौटकर लियन को लगा कि जिया कुछ अजीब है, पर जब उसे एहसास हुआ कि ये मून मिरर की ताकत है तो पत्नी कांप रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। ड्रैगन ने पत्नी के बेटे का रूप लेकर बार बार उसके कमजोर हिस्सों पर वार किया, चाहे बाहर से कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। जब उसने हजारों साल से सोचे हुए बेटे को सामने खड़ा देखा तो वो शांत नहीं रह सकती थी। असल में ड्रैगन और दो यीपो का बेटा कभी दोस्त हुआ करते थे। जब पूरी दुनिया ड्रैगन से नफरत करती थी तो सिर्फ फुजी ने पहली बार उससे बात की थी और उसे पहली बार दोस्त होने का एहसास दिलाया था। पर पत्नी को ये नहीं पता था कि फुजी की दुल्हन के शरीर में बीमारी का बीज उसी ने बोया था। जब लियन ने दरवाजा खोला तो बीच में एक सफेद कपड़ा और पहले से ही हरकत में आ चुका ड्रैगन खड़ा था। उसके दूसरे शरीर ने मून मिरर उठाकर तारीफ की। वाकई ये दिव्य दुनिया के 4 महान खजानों में से एक है। दोनों ड्रैगन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। लियन को जैसे कुछ अंदाजा हो गया था। दूसरे शरीर ने नीचे पड़े सफेद कपड़े की ओर इशारा किया। लियन जल्दी से आगे बढ़कर देखने लगा। पत्नी अब तक एक ठंडा पत्थर बन चुकी थी और दूसरा शरीर अब भी बगल में अपनी बड़ाई कर रहा था। बेटा ही उसका कमजोर पॉइंट था। सफलता तो बहुत आसानी से मिल गई। लियन कांप रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने पलटकर कसकर ड्रैगन का गला पकड़ लिया। असल में वो ही इस खेल में फंसी हुई कठपुतली था। वजह सिर्फ इतनी थी कि ड्रैगन उसका शरीर चाहता था और पत्नी और जी या दोनों ही बलि का बकरा बन गए। ड्रैगन की तिरस्कार भरी चुनौती देखकर लियन को गुस्सा आ गया। अच्छाई और बुराई की 2 बराबर की ताकतें, पर जब वो चेहरा बीच में आ गया तो हार जीत किस्मत में पहले से ही लिखी हुई थी। चाहे ड्रैगन ने कितनी भी ताकत से हमला किया, लियन ने बिल्कुल भी पलटवार नहीं किया। यहाँ तक कि जब उसने उसका सिर दीवार पर दे मारा तो भी उसे जिया का सिर हाथ से संभालना पड़ा। डर था कि उसे जरा सी भी चोट न लग जाए। दम घुटते हुए लियन ने अपनी आखिरी ताकत से जिया को जगाने की कोशिश की, पर जवाब में उसे और भी जोरदार हमला मिला। एक ही घूंसे ने उसे घुटनों पर ला दिया। ड्रैगन अब भी उसे उकसा रहा था। जब तुम पलटवार नहीं करना चाहते तो जल्दी से अपना शरीर दे दो, इस तरह जी या भी जिंदा रह सकेगी। अचानक ड्रैगन दर्द से अपना सिर पकड़ने लगा। तेज दर्द ने जी या में बस थोड़ी सी चेतना बाकी रखी थी और वो भी अब खत्म होने वाली थी। जी या को तड़पते हुए देखकर लियन ने अपनी आंखें बंद कर ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पपड़ी को अपने मुंह में डाल लिया। अगर उसके और जी या के बीच सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है तो वो चाहता था कि मरने वाला वो खुद हो। लियन के शरीर पर तेजी से पपड़ी उगने लगी। वो अब ड्रैगन के साथ एक होने वाला था, पर ड्रैगन के मुंह से अचानक खून निकलने लगा। असल में लियन पहले से ही मरने का फैसला कर चुका था। आने से पहले ही उसने मून स्वॉर्ड ग्रास खा ली थी। मून स्वॉर्ड ग्रास में शैतान को भगाने की शक्ति होती है। इस बार वो ड्रैगन के साथ ही खत्म होना चाहता था। उसने अपनी आखिरी ताकत से ड्रैगन के दूसरे शरीर को पकड़ लिया और फिर तलवार वहां पहुंचे हुड डी को फेंक दी। तभी अंडरवर्ल्ड का दरवाजा भी खुल गया। नीचे संजू नदी थी। जो भी उस नदी में गिरता उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो जाते और वो फिर कभी जन्म नहीं ले सकता। हुडी कांपते हुए आड़ू की लकड़ी की तलवार पकड़े हुए था। आखिर वो उसका सगा भाई था।
वो किसी भी हालत में हाथ नहीं उठा पा रहा था। लियन ने भाई से कहा, और देर की तो मैं पूरी तरह से ड्रैगन बन जाऊंगा। वो अपनी पहचान के साथ साफ सुथरे तरीके से जाना चाहता था। हुडी ने अपने दिल की बेचैनी को दबाया और एक ही झटके में तलवार घोंप दी। ली येन ड्रैगन को लेकर संजू नदी में गिर गया। इस बार उसने आखिरकार जिया की रक्षा कर ली। उसे कोई पछतावा नहीं था। शायद यही उसका सबसे अच्छा अंत था। पलक झपकते ही ड्रैगन हवा में विलीन हो गया और ली येन भी नदी की गहराइयों में गायब हो गया। इसके तुरंत बाद अंडरवर्ल्ड का दरवाजा बंद हो गया। उस दिन के बाद से इंसानी दुनिया में कोई पहाड़ का देवता नहीं रहा। ड्रैगन की मौत के साथ वो सभी इंसान जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था वापस आ गए। जिया के माता पिता भी घर लौट आए। सबने एक नई जिंदगी शुरू की, जैसे 9 पूंछ वाली लोमड़ी लियन कभी आई ही न हो। पर जिया दिन ब दिन अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर आती रही। दुओ यीपो ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। इस तरह साल बीतते गए। जिया हर दिन अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर बैठती, किसी चमत्कार के होने का इंतजार करती। आखिरकार एक दिन दुओ यीपो का दिल पिघल गया। दुओ यीपो ने जिया को बताया कि लियन अपनी मर्जी से संजू नदी में कूदा था। इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। उसने जिया से लियन को भूल जाने के लिए कहा और किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेने को कहा। वो उसे कैसे भूल सकती थी। दूसरी तरफ हुडी भी दिन रात शराब में डूबा रहता था। उसका दिल अपने भाई के लिए पछतावे से भरा हुआ था। आज जिया का जन्मदिन था। उसे एक रहस्यमयी तोहफा मिला। खोलकर देखा तो वो एक शादी का जोड़ा था। ये लियन ने उसके लिए पहले से तैयार किया था। जिया खत में लिखी बातों को पढ़कर फूट फूट कर रोने लगी। तभी हुडी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने एक शैतान से भाई को पुनर्जन्म दिलाने का एक संभावित तरीका उगलवाया था। असल में दुओ यीपो ने लियन को बचाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। वो हर दिन अंडरवर्ल्ड के राजा को फोन करती थी और राजा से लियन को फिर से जन्म देने में मदद करने की गुजारिश करती थी। 305वीं कॉल काटने के बाद राजा आखिरकार इस परेशानी से तंग आ गया। उसने फैसला किया कि वो पुनर्जन्म के राजा को फॉक्स बीट के साथ इंसानी दुनिया में भेजेगा। जिया और हुडी को खबर मिलते ही वे तुरंत वहां पहुंचे। पर पुनर्जन्म के राजा के नियम अब भी वही थे। फॉक्स बीट के बदले में अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। पर जिया और हुडी के पास अब सबसे कीमती क्या बचा था? जिया ने थोड़ा सोचा और कहा कि वो अपनी यादों का सौदा करने को तैयार है। पर लियन की यादें तो उसके लिए सबसे अनमोल थीं। पर पुनर्जन्म के राजा ने कहा कि वो यादें नहीं लेता और जिया को याद दिलाया कि वो अपनी बची हुई जिंदगी का सौदा कर सकती है। जिया ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। पर भाई ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। वो जानता था कि अगर भाई वापस आने के बाद भाभी को नहीं देखेगा तो वो फिर से पागल हो जाएगा और ऐसा होने पर भाई का बलिदान भी बेकार हो जाएगा। उसने अपनी जिंदगी का सौदा करने की पेशकश की। पुनर्जन्म का राजा जानता था कि वो एक पत्थर दिल 9 पूंछ वाली लोमड़ी है। उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। हुडी के बार बार कहने पर पुनर्जन्म के राजा ने मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर जांच की और उसने पाया कि इस दौरान हुडी बदल गया है। उसमें इंसानी भावनाएं आ गई थीं। क्योंकि उसमें भावनाएं थीं, इसलिए उसकी जिंदगी और भी कीमती हो गई थी। पुनर्जन्म के राजा ने हुडी के सौदे की पेशकश मान ली और तुरंत फॉक्सबीट निकाल ली। एक तेज रोशनी के बाद हुडी गायब हो गया। जमीन पर बस एक फोन पड़ा रह गया। हुडी की जिंदगी आखिरकार अपने अंत पर पहुंच गई। कुछ दिनों बाद एक शाम आसमान में एक बार फिर धूप में बारिश होने लगी। साथ में एक छाता भी आया, लाल सफेद फूलों वाला। ये वही था जो लियन कभी इस्तेमाल करता था। जिया भीड़ में बेचैनी से उसे ढूंढ रही थी। आखिरकार सड़क के उस पार उसे वो आदमी दिखा जिसके लिए वो दिन रात तरसती थी। लियन ने कहा कि अब वो इंसान बन गया है। अब मैं उड़ नहीं सकता और मार खाने पर दर्द भी होगा। अब अगर तुम ऊंचाई से गिरोगी तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। पर जिया को इन सब की परवाह नहीं थी। बस लियन वापस आ जाए, वो उसी में खुश थी। जब लियन को पता चला कि भाई ने अपनी जिंदगी देकर उसके पुनर्जन्म का सौदा किया है तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भाई का छोड़ा हुआ फोन खोलकर उसका आखिरी छोड़ा हुआ वीडियो देखते हुए लियन अपने आंसुओं को और नहीं रोक सका। रात में लियन संजू नदी पर रिपोर्ट करने आया। उसने दुओ यीपो की मदद के लिए आभार जताया और फिर उनसे आखिरी विदाई ली, क्योंकि एक नश्वर इंसान के तौर पर वो अब यहाँ दोबारा नहीं आ सकता था। एक दिन
उसने पार्क में एक गिरते हुए छोटे लड़के को देखा। जब उसने लड़के को उठाया तो उसने देखा कि लड़के का चेहरा हू डी के बचपन जैसा था। लियन संतोष से मुस्कुराया। इस जन्म में भाई को आखिरकार एक प्यार करने वाली माँ मिल गई थी। जल्द ही लियन और जिया ने एक सादी सी शादी कर ली। दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार ड्रामा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।